हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। पार्टी में शोर था। लाफ्टर और शराब की मिलीजुली महक हवा में घुल रही थी। आरव राय चौधरी अपने ब्लैक सूट में एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उसके अंदर एक अनदेखा तूफान हमेशा मौजूद रहता था। वो अपनी कंपनी की नई डील का जश्न मना रहा था, लेकिन भीड़ में भी उसे अक्सर अकेलापन महसूस होता था। उसकी दुनिया में सब कुछ था, पैसा, ताकत, नाम, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती थी, और वो जानता नहीं था कि वो क्या है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो किसी मॉडल की तरह ऊंची या बेहद ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ का हिस्सा लग रही थी, मेहमानों को ड्रिंक्स ऑफर करते हुए। आरव की आंखों ने उसे एक पल में स्कैन किया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी सफेद कमीज पर हल्का सा दाग था, लेकिन उसके हाव भाव में एक गरिमा थी जो आरव को तुरंत आकर्षित कर गई। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके अंदरूनी तारों को छू लिया हो। एक अजीब सा कनेक्शन, एक अनजाना खिंचाव। उसे लगा जैसे उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसका दिमाग उस याद को पकड़ नहीं पा रहा था। वो हमेशा से अपनी याददाश्त पर भरोसा करता था, लेकिन इस बार वो चूक रहा था। लड़की अचानक लड़खड़ा गई। उसके हाथ से ट्रे गिरते गिरते बची। आरव ने पलक झपकी और खुद को उसके सामने पाया। सब ठीक है? उसकी आवाज में एक कठोरता थी, लेकिन एक अजीब सी नरमी भी। आन्या, जिसने आरव को पहली बार इतने करीब से देखा था, एक पल के लिए सहम गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक आई और फिर तुरंत बुझ गई। जी सब ठीक है सर। उसकी आवाज में एक अटूट गरिमा थी जो आरव को और भी भा गई। आरव ने उसे और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें आन्या पर टिकी रहीं जब तक वो भीड़ में गायब नहीं हो गई। वो जानता था कि वो उसे फिर से देखेगा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन ये एक गहरी आदिम भावना थी। रात देर तक चलती रही। आरव ने कुछ डील साइन की, कुछ लोगों से बात की, लेकिन उसका दिमाग आन्या पर अटका रहा। जब वो पार्टी से निकला और अपनी काली रेंज रोवर में बैठा, तो उसका ड्राइवर रवि पहले से ही तैयार था। सर, कहाँ चलना है? रवि ने पूछा। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। घर नहीं रवि, मुझे उस इवेंट कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए जो आज की पार्टी हैंडल कर रही थी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। रवि ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। वो जानता था कि आरव राय चौधरी जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है। और आरव उस पल तय कर चुका था कि उस लड़की को, जिसने उसकी दुनिया को एक पल के लिए हिला दिया था, वो अपनी दुनिया में लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, वो लड़की जो अब तक उसके लिए सिर्फ एक अजनबी थी, जल्द ही उसकी दुनिया का केंद्र बनने वाली थी। चैप्टर 2। आरव राय चौधरी की दुनिया नियमों और नियंत्रण से चलती थी, और उस रात पार्टी में जब उसने आन्या शर्मा को देखा तो उसका आंतरिक संतुलन बिगड़ गया था। उस पल उसे नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसने कभी उसके बचपन के सूनेपन में एक अनकही जगह बनाई थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो किसी भी कीमत पर सुलझाना चाहता था। अगली सुबह आरव अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था, जहां मुंबई का पूरा स्काईलाइन उसकी मर्जी का गुलाम लगता था। उसकी उंगलियां टैबलेट पर तेजी से चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग आन्या शर्मा पर अटका हुआ था। उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट विक्रम को बुलाया। विक्रम, उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक चाहिए। कल रात पार्टी में थी, इवेंट कंपनी से। आरव की आवाज ठंडी और बेफिक्र थी, लेकिन उसके अंदर तूफान उठ रहा था। विक्रम, जो आरव के हर मूड से वाकिफ था, बिना सवाल किए सिर हिलाया और निकल गया। कुछ ही घंटों में आन्या की पूरी फाइल आरव के सामने थी। गरीब परिवार, स्कॉलरशिप पर पढ़ाई, स्मार्ट मेहनती और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव। आरव की आंखों में एक चमक आई। ये चमक सिर्फ दिलचस्पी की नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की थी जिसे अपना अगला शिकार मिल गया हो। पर्सनल असिस्टेंट, आरव ने मन ही मन सोचा। नहीं, ये लड़की मेरे ठीक सामने रहेगी, हर पल। उसने तुरंत अपने एचआर हेड को बुलाया। मुझे आन्या शर्मा चाहिए, अभी, मेरी नई पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। एचआर हेड सकपका गया। सर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन और वो इवेंट कंपनी में है। आरव ने अपनी ठंडी भेदक आंखों से उसे देखा। मुझे बहाने नहीं चाहिए, काम चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो कर सके। एचआर हेड को समझ आ गया था कि आरव के फैसले पत्थर की लकीर होते हैं। कुछ ही दिनों में आन्या के पास आरव राय चौधरी के विशाल राय चौधरी एम्पायर से एक जॉब ऑफर आ गया। उसकी वर्तमान सैलरी से 3 गुना ज्यादा और पर्सनल असिस्टेंट टू द सीईओ का पद।
आन्या के लिए ये किसी सपने जैसा था। उसकी छोटी सी दुनिया में आरव राय चौधरी का नाम सिर्फ बड़े बड़े अखबारों और मैगजीन्स में देखा जाता था। लेकिन उसे ये ऑफर थोड़ा अजीब लगा। इतनी बड़ी छलांग। फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। जब वो पहले दिन रायचौधरी एम्पायर के भव्य दफ्तर में दाखिल हुई तो उसकी नज़र सीधे आरव के कैबिन की ओर गई। शीशे की दीवार के पार आरव अपनी कुर्सी पर बैठा किसी फाइल में मगमिगा। वो ब्लैक सूट में किसी शेर जैसा लग रहा था, शांत, शक्तिशाली और घातक। आन्या को उसे देखकर अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ये खिंचाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस पार्टी की रात उसने महसूस किया था। उसे लगा जैसे उसकी रूह आरव की ओर खींची जा रही है, एक अजीब से बंधन में बंधने के लिए। आरव ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाई और आन्या से उसकी निगाहें मिली। उस पल आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो किसी जीत की खुशी जैसी थी। आन्या को लगा जैसे वो पूरी तरह से उसके काबू में आ चुकी है। अंदर आओ मिस शर्मा। आरव की गहरी और दमदार आवाज ने आन्या को चौंका दिया। आन्या अंदर गई, हाथ में अपनी फाइलें कसकर पकड़े हुए। गुड मॉर्निंग सर। आरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा। उम्मीद है आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी आवाज में एक छिपी हुई चेतावनी थी। यहाँ के नियम सख्त हैं और मैं अनुशासन पसंद करता हूँ। आन्या ने सिर हिलाया। जी सर। बैठो। उसने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। तुम्हारे काम से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन अब तुम्हारा काम सिर्फ इवेंट्स मैनेज करना नहीं है। अब तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। इसका मतलब है तुम मेरे हर काम में शामिल होगी। मेरी मीटिंग्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरा शेड्यूल, सब कुछ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा था, बल्कि आन्या को ये जता रहा था कि वो अब उसकी पर्सनल चीज़ है। आन्या को उसकी आंखों में वो पॉजिटिवनेस साफ दिखी। ये सिर्फ एक बॉस की डिमांड नहीं थी, बल्कि एक आदमी की थी जो अपने पास मौजूद चीज़ पर पूरा हक जमाना चाहता था। आन्या को अजीब सा डर लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। शुरुआती दिन आन्या के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। आरव ने जानबूझकर उसे ऐसे ऐसे काम दिए जो उसकी पहुंच से बाहर थे। कभी मीटिंग्स के नोट्स में जानबूझकर बदलाव करना, कभी उसे ऐसे क्लाइंट्स के साथ अकेले डील करने के लिए भेजना जो आरव के सबसे मुश्किल क्लाइंट्स में से थे। वो आन्या की क्षमताओं को परख रहा था और साथ ही उसे अपनी ताकत का एहसास भी करवा रहा था। एक दिन आन्या ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में कुछ गलतियां कर दी, जिससे आरव के एक बड़े क्लाइंट के साथ डील खतरे में पड़ गई। आरव गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है मिस शर्मा? आरव ने रिपोर्ट उसके सामने पटकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बच्चों का खेल खेलने? आन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आरव अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कुछ और भी था, एक अजीब सा आकर्षण। गलती? मिस शर्मा, मेरी डिक्शनरी में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं है, और खासकर तब जब वो मेरे नुकसान का कारण बन रही हो। आन्या ने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन आरव ने अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखा। मुझे अपनी चीजें परफेक्ट चाहिए मिस शर्मा, और तुम अब मेरी चीज हो। उसकी बात सुनकर आन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा, हठ और एक अजीब सा अधिकार था। आन्या ने अपना सिर झटका, उसकी उंगली से अपनी ठोड़ी हटाते हुए। सर, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आपकी चीज नहीं। उसकी आवाज में जिद और विद्रोह था। आरव की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर एक क्रूर मुस्कान। बहुत खूब मिस शर्मा, मुझे यही जिद पसंद है। लेकिन तुम ये जान जाओगी कि आरव राय चौधरी जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है, और अब मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने पास। ये सिर्फ एक काम की बात नहीं थी, बल्कि आरव ने एक तरह से उसे चेतावनी दे दी थी कि अब वो उसकी दुनिया का हिस्सा बनने वाली है और इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आन्या को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस चुकी है, एक ऐसा जाल जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक था। चैप्टर 3। रायचौधरी एम्पायर का दफ्तर अब आन्या के लिए दूसरा घर बन चुका था, लेकिन ये घर किसी पिंजरे से कम नहीं था। हर दिन आरव की मौजूदगी उसे एक अलग तरह की घुटन महसूस कराती। वो पास था, हर पल उसकी नज़र आन्या पर रहती, फिर भी उनके बीच एक अनकही दूरी थी, एक ऐसी दीवार जिसे आरव ने अपने पॉजेसिव स्वभाव और आन्या की जिद से खड़ा कर रखा था। दफ्तर में काम का माहौल तनावपूर्ण रहता। आरव आन्या को लगातार चुनौती देता रहता, कभी उसकी क्षमताओं को परखने के लिए तो कभी उसे नीचा दिखाने के लिए। वो हर छोटी से छोटी गलती पकड़ता और उसे सबके सामने टोकता। मिस शर्मा, क्या आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन राय चौधरी एम्पायर के स्तर का है?
एक दिन आरव ने भरी मीटिंग में कहा, आन्या द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन को मेज पर फेंकते हुए। उसकी आवाज में व्यंग्य था। मुझे लगता है आपको बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। आन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी पूरी मेहनत से वो प्रेजेंटेशन बनाई थी। सर, मैंने इसे अपनी पूरी लगन से बनाया है। लगन से नहीं, परफेक्ट तरीके से। सीखो मिस शर्मा, तुम अभी तक एक छोटी कंपनी की इवेंट मैनेजर हो। यहाँ हर चीज बड़े स्केल पर होती है। मीटिंग के बाद आन्या गुस्से में अपने केबिन में लौटी। आरव उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। वो उसे तोड़ना चाहता था। उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन आन्या भी अपनी जगह अडिग थी। वो हर बार पलट कर जवाब देती, अपनी मर्यादा में रहते हुए। आरव को आन्या की ये जिद पसंद आती थी। उसे ये चुनौती रोमांचक लगती थी। वो हमेशा एक ऐसी लड़की चाहता था जो उसके सामने सिर झुकाए नहीं, बल्कि उसके सामने खड़ी हो सके। आन्या में उसे वही चिंगारी दिखी थी। समय बीतने के साथ आरव की पॉजेसिवनेस और भी खुलकर सामने आने लगे। वो आन्या के हर कदम पर नजर रखता। अगर कोई मेल कलीग आन्या से ज्यादा देर बात कर लेता तो आरव की भौहें तन जाती। अगर वो लंच पर अकेली जाती तो आरव उसे अपने साथ लंच पर बुला लेता, भले ही उस समय उसके पास कोई काम ना हो। एक दिन आन्या की पुरानी इवेंट कंपनी से उसका एक दोस्त समीर उससे मिलने दफ्तर आया। समीर आन्या के लिए कॉफी लेकर आया था और दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आरव ने ये सब अपने केबिन से देखा। उसकी आंखों में अचानक एक गुस्सा साफ नजर आया। उसने इंटरकॉम पर आन्या को बुलाया। मिस शर्मा, तुरंत मेरे केबिन में आओ। आन्या समीर से विदा लेकर आरव के केबिन में गई। जी सर। आरव अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था। उसकी आवाज बर्फीली थी। कौन था वो आदमी? आन्या हैरान रह गई। वो समीर है सर, मेरा दोस्त, मेरी पुरानी कंपनी से। दोस्त? आरव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को शांत कर रहा हो। मिस शर्मा, इस दफ्तर में तुम्हारी पर्सनल लाइफ का कोई स्थान नहीं है, और अगर कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे तो मुझे बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम पर कोई असर पड़े। उसकी बात सुनकर आन्या को लगा जैसे उसने अपनी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ की हो। सर, वो सिर्फ मेरा दोस्त था और वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आरव तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और आन्या की ओर बढ़ा। मैं जो कहता हूं वो होता है मिस शर्मा, और अब से इस दफ्तर में कोई भी दोस्त तुमसे मिलने नहीं आएगा। उसकी आंखें आन्या की आंखों में गड़ी थी, एक खतरनाक चमक के साथ। तुम यहाँ काम करने आती हो और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होना चाहिए और मुझ पर। आरव की पॉजेसिवनेस आन्या के लिए एक नई चुनौती बन चुकी थी, लेकिन एक और चुनौती जल्द ही सामने आने वाली थी। एक शाम जब आन्या दफ्तर से निकलने वाली थी, उसने आरव को अपने केबिन में एक लड़की के साथ देखा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, एक मॉडल जैसी और महंगे कपड़ों में सजी हुई थी। आरव उसके साथ हंस रहा था, जो कि आरव के स्वभाव में कम ही देखने को मिलता था। आन्या को एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने खुद को चैप्टर 4। आरव राय चौधरी की दुनिया हमेशा से तथ्यों और नंबर्स पर टिकी थी। भावनाएं उसके लिए कमजोरी थीं, जिनसे वो हमेशा दूर रहता था। लेकिन आन्या शर्मा ने उसकी दुनिया में एक ऐसा उथल-पुथल मचा रखा था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हर गुजरते दिन के साथ वो उसे और अधिक करीब खींच रहा था, जबकि आन्या अपनी ही दीवारों के पीछे खुद को छिपाए हुए थी। आरव की पॉजेसिवनेस बढ़ रही थी और नैना कपूर की एंट्री ने इस खेल को और भी पेचीदा बना दिया था। आरव को ये गवारा नहीं था कि कोई चीज़ उसके काबू से बाहर रहे, और आन्या के इर्द गिर्द का रहस्य उसे और भी बेचैन कर रहा था। यादों की धुंध और एक तस्वीर। दफ्तर में तनाव अपनी चरम पर था। नैना की लगातार मौजूदगी आन्या को परेशान कर रही थी। नैना हर बात में आरव का जिक्र करती, जैसे उसे ये जताना चाहती हो कि आरव पर उसका कितना हक है। आरव भी नैना के साथ कुछ ज्यादा ही सहज दिख रहा था, जिससे आन्या के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वो खुद को समझाती कि उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आरव की हर हंसी, हर नज़दीकी उसे चुभ रही थी। एक दोपहर आरव अपने पुराने एल्बम देख रहा था। उसके बचपन की कई तस्वीरें थीं। वो उन तस्वीरों में किसी से कुछ खोज रहा था। उसका बचपन बहुत अकेला था, सिर्फ कुछ ही पल थे जब उसे किसी का साथ मिला था। एक तस्वीर पर उसकी नज़र अटक गई। ये तस्वीर 10 साल पहले की थी, जब वो एक अनाथालय में गया था, एक चैरिटी इवेंट के लिए। उस तस्वीर में वो एक छोटी बच्ची के साथ खड़ा था, जिसके गाल पर एक छोटा सा डिम्पल था जब वो हंसती थी। आरव ने उस तस्वीर को जूम किया। बच्चे जैसी आंखों में वही जिद और वही गर्मा थी जो उसने आन्या में देखी थी। उसका दिल एक अजीब सी तेजी से धड़कने लगा। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक संयोग होगा। उसने तुरंत विक्रम को बुलाया।
विक्रम, मुझे 10 साल पहले अनाथालय में हुए उस चैरिटी इवेंट की सारी डिटेल्स चाहिए, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड। विक्रम कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। आरिफ का दिमाग तेजी से चल रहा था। उस बच्ची की धुंधली यादें उसके जहन में कौंध रही थी। वो एक दिन उस अनाथालय में कुछ घंटों के लिए गया था और उस बच्ची ने अपनी मासूमियत और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उसे कुछ पलों के लिए अकेला महसूस नहीं होने दिया था। फिर वो अचानक गायब हो गई थी। आरिफ ने कभी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी लंबे समय तक नहीं रुकता था। रहस्य का पर्दा उठा। कुछ ही घंटों में विक्रम सारी जानकारी लेकर आया। आरव ने हर फाइल को खंगाला और फिर उसे वो नाम मिला, आन्या शर्मा, उसी अनाथालय की एक बच्ची। उसकी जन्मतिथि, उसके पिता की मृत्यु, उसकी माँ का उसे अनाथालय छोड़ जाना, सब कुछ उसी फाइल में था। आरव के हाथ कांप रहे थे। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। वो लड़की जो उसके सामने हर पल मौजूद थी, वही छोटी आन्या थी जिसने कभी उसके बचपन के सूनेपन को कुछ देर के लिए भर दिया था। आरव ने आन्या को अपने कैबिन में बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो आन्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आन्या अंदर आई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास था, लेकिन आरव की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा था। बैठो मिस शर्मा, आरव ने कहा। उसकी नजरें आन्या के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो उसके भीतर कुछ पढ़ना चाह रहा हो। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। उसने अपनी टेबल पर एक पुरानी तस्वीर रखी, वही तस्वीर जिसमें वो छोटी आन्या के साथ खड़ा था। आन्या ने उस तस्वीर को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसके होठों पर एक कंपी आ गई। ये, आन्या ने फुसफुसाया, ये कहाँ से मिली आपको? आरव की आवाज गहरी और गंभीर थी। तो तुम जानती हो ये कौन है आन्या? उसने पहली बार उसका नाम पुकारा था और उस नाम में एक अजीब सी भावना थी, पहचान, गुस्सा और कुछ खोया हुआ पाने की खुशी। तुम वही हो, है ना? वो छोटी बच्ची जो 10 साल पहले उस अनाथालय में थी? आन्या ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो इस सच को इतने सालों से छिपाए हुए थी। हाँ सर, मैं ही हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लगभग अनसुनी। आरव कुर्सी से उठा और आन्या के करीब आया। तुमने ये सब मुझसे छुपाया क्यों? उसकी आवाज़ में दर्द था और कुछ कड़वाहट भी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आन्या ने साहस जुटाया और अपनी नज़रें ऊपर उठाई। मुझे लगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अतीत मेरे वर्तमान को परिभाषित करे। फर्क नहीं पड़ेगा? आरव ने एक हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसकी उंगली उसके गाल पर उस डिंपल को छू गई जो बचपन में भी था। आरव के स्पर्श से आन्या के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये पहचान उसके लिए एक राहत थी, लेकिन एक डर भी था। आरव की पुरानी फीलिंग्स लौट आई थी, लेकिन आन्या अभी भी कुछ छिपा रही थी, कुछ ऐसा जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता था। आरव की आंखों में प्यार झलक रहा था, लेकिन उसमें एक खतरनाक पॉजेसिवनेस भी थी। वो अब उसे जाने नहीं देगा। डर और प्यार का मेल। आरव ने आन्या को अपने करीब खींच लिया। अब जब मुझे पता चल गया है, तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती आन्या। उसकी आवाज में एक अदम्य अधिकार था। तुम अब मेरी हो, हमेशा के लिए। आन्या को एक पल के लिए लगा कि वो उसके बाहों में सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की याद आई, उस अतीत की जो आरव से जुड़ा था और जिसे आन्या की माँ ने आरव से दूर रखने का कारण बनाया था। आरव के पिता और आन्या के पिता का रिश्ता और आन्या के पिता की मृत्यु का रहस्य, ये सब आरव को पता नहीं था। आन्या के दिल में डर और प्यार का एक अजीब सा मिश्रण पैदा हो रहा था। आरव का प्यार उसे खींच रहा था, लेकिन वो रहस्यों से रोके हुए था। वो जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं होगा, बल्कि इसमें बदला और पुराना दर्द भी शामिल होगा। आरव का पॉजेसिव प्यार अब एक ऐसे खेल की शुरुआत करने वाला था जिसमें केवल आरव ही विजेता बन सकता था, या शायद हार भी सकता था। आरव ने उसके माथे पर एक नर्म चुंबन दिया, जो उसके लिए एक अधिकार जताने का तरीका था। आन्या जानती थी कि अब उसकी दुनिया आरव के इर्द गिर्द घूमने वाली है, और उसे नहीं पता था कि ये उसके लिए आज़ादी होगी या फिर एक और पिंजरा। चैप्टर 5। आरव राय चौधरी की दुनिया पूरी तरह से आन्या शर्मा के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। रहस्य खुल चुका था। वो छोटी आन्या जिसने कभी उसके बचपन के सूनेपन को कुछ देर के लिए भरा था, अब उसके सामने थी। इस सच्चाई ने आरव के अंदर के पॉजेसिवनेस को और भी भड़का दिया था। वो उसे किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आन्या के दिल में डर और प्यार का अजीब मेल था। वो आरव के खिंचाव को महसूस करती थी, लेकिन अतीत का एक गहरा रहस्य उसे बांधे हुए था।
आरव का फरमान, मेरे पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाओ। अगली सुबह दफ्तर का माहौल एक अलग ही तनाव से भरा हुआ था। आरव अपने केबिन में बैठा किसी फाइल पर केंद्रित था, लेकिन उसकी आंखें बार बार आनिया की ओर उठ जाती थीं, जो अपनी डेस्क पर काम में मग्न थी। उसके चेहरे पर पिछली रात की बातचीत का असर साफ दिख रहा था, एक उलझन, एक डर और एक अजीब सी बेचैनी। आरव को ये गवारा नहीं था कि आन्या उसकी नज़रों से दूर रहे। वो उसे हर पल, हर सांस में अपने पास महसूस करना चाहता था। उसने इंटरकॉम उठाया और आन्या को अपने केबिन में बुलाया। आन्या, तुम्हें मेरे पेंटहाउस में शिफ्ट होना होगा। आरव ने बिना किसी प्रस्तावना के सीधा फरमान सुनाया। उसकी आवाज़ में कोई तर्क या दया नहीं थी, सिर्फ एक अटल निश्चय था। आन्या सन्न रह गई। क्या? सर, आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ में अविश्वास और थोड़ी घबराहट थी। मैं कैसे? मेरा परिवार है। आरव ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उसे देखा। मैंने कहा, तुम्हें शिफ्ट होना होगा। तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तुम्हारे परिवार की भी। उसकी आवाज़ में एक छिपी हुई धमकी थी, जैसे वो जानता हो कि आन्या की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका परिवार है। तुम्हें हर महीने वो मिलेगा जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगी। आन्या को गुस्सा आ गया। सर, मैं बिकी हुई चीज़ नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ काम कर रही हूँ, आपकी चीज़ नहीं हूँ। उसकी आंखों में वही पुरानी जिद थी जो आरव को हमेशा आकर्षित करती थी। आरव मुस्कुराया, एक क्रूर शिकारी जैसी मुस्कान। सही कहा अन्या, तुम बिकी हुई चीज नहीं हो, तुम अब मेरी चीज हो, और मेरी चीजें मेरे पास रहती हैं। वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे आन्या की ओर बढ़ा। उसकी हर चाल में एक आत्मविश्वास था जो आन्या को और भी छोटा महसूस करा रहा था। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे पेंट हाउस में, आरव ने कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी नर्म थी, लेकिन उसमें पॉजेसिवनेस की कड़वाहट साफ थी। 6 महीने, ये एक डील है। आन्या ने अपनी सांस रोक दी। डील? कैसी डील? नो एग्जिट, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 6 महीने तक तुम मेरे साथ मेरे पेंट हाउस में रहोगी, मेरा हर हुक्म मानोगी, और बदले में तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे भाई की पढ़ाई, तुम्हारी माँ का इलाज, सब मेरी जिम्मेदारी होगी। उसकी आवाज़ अब एक वादे जैसी लग रही थी, लेकिन आन्या को पता था कि ये एक गोल्डन केज था। आन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आरव की आंखों में देख रही थी और उसे पता था कि वो मजाक नहीं कर रहा है। वो आरव रायचौधरी था, जिसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं था। वो जानता था कि आन्या की कमजोरी उसका परिवार है। वो उसे उसी पॉइंट पर हिट कर रहा था जहां पर आन्या सबसे कमजोर थी। मजबूरी में हाँ, और अंदरूनी द्वंद्व। आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में अपनी माँ का चेहरा घूम रहा था, जो बीमार रहती थीं, और उसके छोटे भाई का, जिसके सपनों के लिए उसे हर हाल में पैसे की जरूरत थी। आरव ने उसे ऐसी जगह से पकड़ा जहां वो हिल भी नहीं सकती थी। मैं कैसे विश्वास करूंगी आप पर? आन्या ने फुसफुसाया। आरव ने एक कदम और बढ़ाया और आन्या के चेहरे के करीब झुक गया। उसकी सांसों की गर्मी आन्या के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम्हें विश्वास करना होगा अन्या, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आवाज़ में एक जीत की चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना भी थी, जैसे वो भी इस सब से खुश न हो। आज शाम तक तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए सिर्फ आज शाम तक का समय है। उसने आन्या को अकेला छोड़ दिया और अपने डेस्क पर वापस चला गया। आन्या वहां खड़ी रही, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आज़ादी छीन ली गई हो। वो खुद को एक पिंजरे में कैद महसूस कर रही थी, लेकिन उसके परिवार की सुरक्षा इस पिंजरे की कीमत थी। शाम तक आन्या ने एक कड़ा फैसला ले लिया। उसे आरव की बात माननी होगी। अपने परिवार के लिए उसे खुद को इस सुनहरे पिंजरे में कैद करना होगा। उसने आरव के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। आरव ने नज़र उठाई। उसकी आंखों में एक इंतज़ार था। मैं तैयार हूँ, आन्या ने कहा। उसकी आवाज़ में थकावट थी, लेकिन एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। आपकी डील मुझे मंजूर है। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो किसी जीत की नहीं, बल्कि एक अजीब संतुष्टि की थी। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कि उसने क्या किया है। उसने आन्या को मजबूर किया था, लेकिन उसे पता था कि ये उसके लिए भी आसान नहीं होगा। गुड, आरव ने कहा। विक्रम तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगा। आन्या के जाने के बाद आरव अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि उसने एक रेखा पार कर ली है, लेकिन उसे आन्या चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। वो उसे अपने करीब चाहता था हर पल। उसे लगा कि वो अब अपनी खोई हुई आन्या को वापस पा लेगा, लेकिन क्या ये सच में पाना था, या सिर्फ उसे एक पिंजरे में बंद करना? आन्या की मजबूरी में दी गई हाँ, उनके बीच एक नए जटिल रिश्ते की शुरुआत थी, जहाँ प्यार और अधिकार
एक साथ खड़े थे और आने वाले 6 महीने में क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। चैप्टर 6। आन्या शर्मा ने आरव राय चौधरी की डील मान ली थी। ये उसके जीवन का सबसे कठिन फैसला था, एक ऐसा समझौता जिसने उसे उसके परिवार के लिए एक अनचाहे पिंजरे में कैद कर लिया था। आरव की जीत साफ थी, लेकिन आन्या के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति अभी भी बची हुई थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले 6 महीने उसके लिए क्या लेकर आएंगे। क्या ये आरव का प्यार होगा या सिर्फ उसकी पॉजेसिवनेस का एक नया रूप। नए घर में भावनाओं की उलझन। अगले दिन शाम को आरव के आदमी आन्या का सारा सामान लेने उसके छोटे से घर आ गए। आन्या की माँ और भाई उसे इतने बड़े बदलाव के लिए खुश तो थे, लेकिन आन्या के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। उसने उन्हें बताया कि ये एक बड़ी जॉब का हिस्सा है, जहां उसे सीईओ के साथ रहना होगा ताकि वो हर समय उपलब्ध रह सके। उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आरव के वादों और पैसे की चमक ने उनकी चिंता को कुछ हद तक शांत कर दिया। आरव का पेंटहाउस शहर के सबसे ऊंचे टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। ये एक आलीशान महल जैसा था, विशाल कमरे, महंगी कलाकृतियां और हर तरफ से दिखता मुंबई का नज़ारा। आन्या को एक बेडरूम दिखाया गया जो उसके पूरे घर से बड़ा था। ये कमरा विलासिता से भरा था, लेकिन आन्या को लगा जैसे वो सोने के पिंजरे में आ गई हो। आरव के साथ रहना एक अजीब अनुभव था। दफ्तर में वो बॉस था, घर पर वो एक पोजेसिव मालिक। वो हर छोटी से छोटी चीज पर नियंत्रण रखता था। आन्या कब सोएगी, कब खाएगी, किससे बात करेगी। अगर आन्या की नज़र किसी भी पुरुष स्टाफ पर ज्यादा देर रुक जाती तो आरव की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगता। एक रात आन्या बालकनी में खड़ी मुंबई की रोशनी देख रही थी। आरव अपने जिम से लौटा था, पसीने से भीगा हुआ। उसने आन्या को देखा और उसके करीब आ गया। क्या सोच रही हो? आरव की आवाज शांत थी, उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। आन्या ने बिना मुड़े जवाब दिया, आज़ादी के बारे में। आरव उसके पीछे खड़ा हो गया। उसकी गर्म सांसें आन्या के गर्दन पर महसूस हुईं। आज़ादी? तुम्हें लगता है तुम अभी आज़ाद नहीं हो? उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। मैं एक सोने के पिंजरे में हूँ, आन्या ने धीरे से कहा। आप मेरे शरीर को यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मेरे मन को नहीं। आरव ने अपने हाथ आन्या की कमर पर रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। आन्या को एक सिहरन महसूस हुई। शायद तुम सही कहती हो, आरव ने उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन ये पिंजरा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है आन्या, ये मेरे लिए भी है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमजोरी थी जो आन्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम मुझे अपने पास रखती हो और मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ। वो धीरे से उसके कंधे पर झुका। आन्या को लगा जैसे आरव का भारीपन उस पर आ गया हो, लेकिन इस बार वो भारीपन ताकत का नहीं बल्कि अकेलेपन का था। आन्या को एक पल के लिए आरव के अंदर का इंसान दिखा, जो अपनी सारी ताकत के पीछे कहीं खो गया था। कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर और एक सॉफ्ट सीन। आरव का कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर उसके बचपन के ट्रॉमा से जुड़ा था। उसे छोड़ दिया गया था, इसलिए वो अब किसी को खोना नहीं चाहता था। वो आन्या को हर पल अपने करीब रखता, मीटिंग में उसे अपने पास बिठाता, डिनर पर सिर्फ वही डिश ऑर्डर करता जो आन्या पसंद करती, भले ही खुद उसे पसंद ना हो। वो छोटी छोटी चीज़ों से अपना प्यार दिखा रहा था, लेकिन उसका तरीका इतना पॉजेसिव था कि आन्या को ये प्यार नहीं बल्कि एक बंधन लगता था। एक दिन आन्या को बहुत तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। आरव दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने देखा कि आन्या अभी तक नहीं उठी है। वो उसके कमरे में गया और देखा कि आन्या को चेहरा लाल है। आरव ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। तुम्हें बुखार है? उसकी आवाज में चिंता थी जो उसके सख्त स्वभाव में कभी नहीं दिखती थी। मैं ठीक हूँ, आन्या ने धीरे से कहा। आरव ने अपना फोन उठाया और अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया। आज मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। उसने आन्या की ओर देखा। तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। आन्या को ये सुनकर अजीब लगा। आरव राय चौधरी जो कभी एक दिन की छुट्टी नहीं लेता था, वो उसके लिए अपना दफ्तर छोड़ रहा था। पूरे दिन आरव उसके पास बैठा रहा। उसने डॉक्टर से बात की, दवाइयां मंगवाईं और खुद अपने हाथों से सूप बनाकर आन्या को पिलाया। आन्या को यकीन नहीं हुआ कि आरव जैसा घमंडी और ताकतवर आदमी उसके लिए किचन में खड़ा हो सकता है। ये पहली बार था जब उसने किसी के लिए किचन में कुछ बनाया था। उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से वो सूप बनाया और आन्या को पिलाया। तुम्हें ठीक होना होगा, आरव ने कहा जब आन्या ने सूप पी लिया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी जो उसके सख्त स्वभाव में कभी नहीं दिखती थी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। उस रात जब आन्या सो रही थी, आरव उसके बगल में कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आन्या के माथे पर रखा, उसके बालों को सहलाया। इस पल में आरव राय चौधरी, वो ब्लैक सूट वाला शेर, पूरी तरह से पिघल चुका था। ये पहला सच्चा सॉफ्ट सीन था जहां आरव ने अपनी पॉजेसिवनेस के पीछे छिपी अपनी मानवीय भावनाएं दिखाई थीं। आन्या को भी आरव में वो इंसान नजर आया
जो दर्द और अकेलेपन से जूझ रहा था। ये क्षण आरव और आन्या के रिश्ते में एक नया मोड़ था। ये सिर्फ पॉजेसिवनेस नहीं थी, बल्कि एक गहरा अनकहा प्यार था जो आरव के सख्त कवच के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन क्या आन्या इस प्यार को स्वीकार कर पाएगी जब उसके और आरव के अतीत के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे? चैप्टर 7। आरव राय चौधरी की पॉजेसिवनेस के पीछे छिपी नर्म भावनाएं आन्या ने महसूस की थीं, खासकर तब जब वो बीमार थी। उस रात आरव का सूप बनाना और उसका ध्यान रखना, ये सब आन्या के लिए एक नया अनुभव था। उसे लगा जैसे आरव का कठोर कवच कुछ पलों के लिए पिघल गया हो। लेकिन आरव की दुनिया सिर्फ प्यार और पॉजेसिवनेस तक सीमित नहीं थी। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक शक्तिशाली बिजनेस टाइकून था और उस दुनिया के अपने खतरे थे। आरव की सबसे बड़ी कमजोरी अब आन्या बन चुकी थी और उसके दुश्मन जल्द ही इस बात को भांपने वाले थे। शांत समुद्री तट पर तूफान की आहट। आरव ने आन्या को अपनी साथ रखना शुरू कर दिया था। दफ्तर से लेकर घर तक हर जगह वो आन्या को अपनी नज़रों के सामने रखता। उसने आन्या के लिए एक नया फ़ोन और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतज़ाम किया जो हमेशा उसके आसपास रहते थे, भले ही आन्या को ये पसंद न हो। ये आरव की पॉजेसिवनेस का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये आन्या के लिए एक सुरक्षा कवच भी था जिसके बारे में उसे अभी पता नहीं था। एक शाम आरव और आन्या एक बिजनेस डिनर के लिए निकले। डिनर एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में था जहां शहर के कई बड़े लोग मौजूद थे। आरव ने आन्या को अपने बगल में बिठाया, उसके हाथ पर हल्के से अपना हाथ रखा, ये जताते हुए कि वो उसकी है। आन्या असहज थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे आरव की दुनिया में ढलना होगा। तभी आरव की नज़र रेस्टोरेंट के कोने में बैठी एक मेज पर पड़ी। वहां दो आदमी बैठे थे जिनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। आरव उन्हें जानता था। वे राजवीर मल्होत्रा के आदमी थे, जो आरव का सबसे बड़ा दुश्मन था। राजवीर एक और अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसकी आरव से पुरानी दुश्मनी थी। आरव की कंपनी पर कब्जा करने के लिए वो कई बार कोशिश कर चुका था। आरव की आंखें एक पल के लिए ठंडी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत आन्या की ओर देखा, फिर अपने सिक्योरिटी हेड को मैसेज किया, आज रात एक्स्ट्रा अलर्ट पर रहना, खतरा महसूस हो रहा है। डिनर खत्म होने के बाद आरव और आन्या अपनी कार की ओर बढ़े। आन्या को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने महसूस किया कि आरव की आंखों में एक अजीब सा तनाव था। जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, अचानक 4-5 नकाबपोश लोग उन पर टूट पड़े। आरव ने तुरंत आन्या को अपनी बाहों में खींचा और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। गोलियां चलने लगी और माहौल दहशत से भर गया। आरव ने आन्या को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावर बहुत तेज थे। एक हमलावर ने आरव के कंधे पर बंदूक की बट से वार किया और आरव एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उसी पल एक दूसरा हमलावर आन्या को खींचकर एक दूसरी गाड़ी में ले गया और तेजी से फरार हो गया। मुंबई में आरव का कहर। आन्या! आरव चीखा। उसका कंधा दर्द कर रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ आन्या दिख रही थी, उसकी नजरों से दूर जाते हुए। राजवीर मल्होत्रा ने आरव की कमजोरी पर वार किया था। आरव अपने घुटनों पर गिर गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे अंधेरे में गायब हो गए थे। आरव ने तुरंत अपने सबसे खास आदमी विक्रम को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा थी। राजवीर मल्होत्रा ने आन्या को उठाया है, मुझे वो चाहिए, अभी। एक एक आदमी को ढूंढो, पूरी मुंबई छान मारो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं मुंबई को जला दूंगा। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर में तूफान आ गया। आरव राय चौधरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सक्रिय हो गए। पुलिस थानों में फोन जाने लगे। उसके गुंडे हर इलाके में फैल गए। रातों रात शहर की हर गली, हर नुक्कड़ पर आरव के आदमी आन्या को ढूंढ रहे थे। राजवीर मल्होत्रा के ठिकानों पर छापे मारे गए। उसके आदमियों को उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। आरव ने अपने पेंटहाउस में एक वॉररूम बना लिया था। वो हर पल लोकेशन ट्रैक कर रहा था, अपने आदमियों को निर्देश दे रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। आन्या उसके लिए सिर्फ एक असिस्टेंट या एक चीज नहीं थी, वो अब उसकी सांस बन चुकी थी और उसे खोने का विचार आरव को पागल कर रहा था। अगर उसे कुछ भी हुआ, आरव ने गुस्से में अपनी डेस्क पर मुक्का मारा, तो मैं राजवीर मल्होत्रा को उसकी मां से पैदा होने का अफसोस करवाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके कठोर चेहरे पर साफ दिख रहे थे। ये पहली बार था जब आरव राय चौधरी, उस ब्लैक सूट वाले शेर ने, किसी को खोने के डर से आंसू बहाए थे। ये डर सिर्फ आन्या के किडनैप होने का नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए खो देने का था। राजवीर ने आरव की सबसे कमजोर नस दबा दी थी और आरव अब उसे तबाह करने पर तुला हुआ था। इस चैप्टर के बाद आरव का गुस्सा और उसकी बेचैनी साफ दिख रही है। चैप्टर 8। मुंबई में आरव राय चौधरी का कहर जारी था। आन्या के किडनैप होने से वो पागल हो चुका था।
उसकी पूरी दुनिया थम गई थी और उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, आन्या की सलामती। राजवीर मल्होत्रा ने उसकी सबसे कमजोर नस दबा दी थी और आरव उसे कभी माफ नहीं करने वाला था। पूरी रात आरव ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और चिंता से भरा हुआ था। मौत के मुंह से वापसी और आरव का टूटा हुआ रूप। रात के 3 बजे थे। आरव अपने वॉर रूम में बैठा था। दर्जनों स्क्रीन पर मुंबई के हर कोने की फुटेज चल रही थी। तभी एक फोन आया। विक्रम की आवाज में एक राहत थी। सर, लोकेशन मिल गई है। राजवीर ने उसे एक पुराने गोदाम में रखा है, शहर के बाहरी इलाके में। आरव ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। चलो। उसकी आवाज में एक भयानक दृढ़ता थी। आज राजवीर मल्होत्रा अपनी सबसे बड़ी गलती का खामियाजा भुगतेगा। आरव अपनी सबसे तेज कार में बैठा और गोदाम की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे उसकी गाड़ियों का काफिला था। हर गाड़ी में उसके सबसे वफादार और क्रूर आदमी थे। जब वे गोदाम पहुंचे तो वहां राजवीर के आदमी पहले से ही मौजूद थे। गोलियों की आवाज से रात का सन्नाटा टूट गया। आरव खुद सबसे आगे था। उसके हाथों में बंदूक थी और उसकी आंखों में सिर्फ आन्या को बचाने का जुनून। उसने किसी को नहीं बख्शा। एक एक करके राजवीर के आदमी ढेर हो रहे थे। गोदाम के अंदर आन्या एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। वो डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की चमक। उसे आरव की आवाज सुनाई दी थी। तभी राजवीर मल्होत्रा उसके सामने आया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। लगता है तुम्हारे हीरो को देर हो गई, छोटी बच्ची, राजवीर ने कहा। तभी गोदाम का दरवाजा जोर से टूटा और आरव अंदर आया। उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे और उसकी आंखें आग उगल रही थीं। उसने राजवीर को देखा और उसकी ओर तेजी से बढ़ा। राजवीर, आरव की आवाज गरज उठी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजवीर ने आन्या की ओर इशारा किया, जैसे उसे ढाल बनाना चाहता हो, लेकिन आरव ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक ही झटके में आरव ने राजवीर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। आरव का गुस्सा बेकाबू था और राजवीर उसके आगे टेक नहीं पाया। कुछ ही पलों में आरव ने राजवीर को जमीन पर गिरा दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसके अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकल रहा था। तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? आरव ने चीखते हुए राजवीर के चेहरे पर मुक्का मारा। तभी आरव के आदमियों ने राजवीर को पकड़ लिया। आरव ने आन्या की ओर देखा। वो कुर्सी से उठकर उसके पास भागा और उसके बंधन खोले। आन्या ने खुद को आरव के बाहों में पाया। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वो उसे कभी जाने नहीं देगा। आन्या ने महसूस किया कि आरव का शरीर कांप रहा था। उसने आरव के कंधों पर अपना सिर रखा और उसकी शर्ट गीली हो गई। आरव रो रहा था। वो ब्लैक सूट वाला शेर जिसने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, वो आन्या के लिए आंसू बहा रहा था। उसके आंसू उसके कंधे पर गिर रहे थे, गरम और नमकीन। तुम ठीक हो आन्या? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द और राहत से भरी हुई थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आन्या ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं आरव, आप आ गए। पहली बार कबूलनामा और एक अधूरी किस। आरव ने आन्या को अपनी बाहों से अलग किया, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, प्यार की चमक, जो पहले कभी इतनी साफ नहीं दिखी थी। मैं डर गया था आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। मैं डर गया था कि तुम्हें खो दूंगा। ये आरव का पहला सच्चा कबूलनामा था, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का, कि वो आन्या से मोहब्बत करता है और उसे खोने से डरता है। उसकी सारी ताकत, उसका सारा गुस्सा इस पल में पिघल चुका था। आन्या ने आरव की आंखों में देखा। उसे आरव का वो पहलू दिख रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मौजूद होगा। वो जो हमेशा मजबूत और अभेद्य लगता था, आज इतना टूटा हुआ था, इतना वल्नरेबल। उसे आरव के लिए एक अजीब सी भावना महसूस हुई, करुणा और उसके लिए गहरा प्यार। आरव धीरे से आन्या के करीब आया। उसकी नजरें उसके होठों पर थीं। उसने अपना सिर झुकाया और आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव के होंठ आन्या के होठों से टकराने ही वाले थे, एक नर्म भावुक किस के लिए। तभी बाहर से गोलियों की आवाज तेज हो गई। आरव के आदमी और राजवीर के बचे हुए आदमियों के बीच गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। आरव तुरंत पीछे हटा। उसका शिकारी स्वभाव वापस आ गया। हमें यहाँ से निकलना होगा, आरव ने कहा। उसकी आवाज में फिर से वही कठोरता लौट आई थी। उसने आन्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। अधूरी किस उनके बीच एक अनकली इच्छा बनकर रह गई, एक ऐसा पल जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता था, लेकिन जिसे बाहरी दुनिया के खतरे ने रोक दिया था। आरव ने आन्या को अपनी कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो उसे सुरक्षित अपने पेंट हाउस ले जाना चाहता था।
आन्या उसके बगल में बैठी थी। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। आरव की आंखों में उसने प्यार देखा था और उस प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन क्या ये प्यार उसके अतीत के रहस्यों से बड़ा था? चैप्टर 9। आन्या के किडनैप होने और आरव द्वारा उसके रेस्क्यू के बाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। आरव ने पहली बार अपनी कमजोरी और डर दिखाया था और आन्या ने आरव की आंखों में अपने लिए एक गहरा अनकहा प्यार देखा था। वो अधूरी किस उनके बीच एक अनसुलझी भावना बनकर रह गई थी, जो अब और भी तेज हो चुकी थी। वे करीब आ रहे थे, लेकिन उनके अतीत के रहस्य अभी भी एक दीवार की तरह खड़े थे। एक ऐसा झूठ जो उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता था। नजदीकियां और अनकही भावनाएं। आरव आन्या को लेकर सीधे अपने पेंट हाउस आया। उसने खुद उसे फर्स्ट एड दिया, उसके छोटे मोटे जख्मों को साफ किया। उस रात आरव ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो उसके कमरे में एक कुर्सी पर बैठा रहा, बस उसे देखता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित है। आन्या ने आरव की आंखों में एक अजीब सी शांति देखी, एक ऐसी शांति जो तब आती है जब एक तूफान गुजर जाता है। अगले कुछ दिन आरव का बर्ताव बदल गया था। वो अब पहले से भी ज्यादा पॉजेसिव हो गया था, लेकिन उसकी पॉजेसिवनेस में एक नर्म स्पर्श था। वो उसे हर पल अपनी नजरों के सामने रखता, लेकिन अब वो उसे डांटता नहीं था, बल्कि छोटी छोटी बातों पर उसकी परवाह करता था। आन्या को एहसास हुआ कि वो उसे अपनी चीज से ज्यादा कुछ मानने लगा था, शायद अपनी दुनिया। एक शाम वे पेंट हाउस की बालकनी में बैठे थे। मुंबई की रात की रोशनी जगमगा रही थी। आरव ने धीरे से आन्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम ठीक हो अब? उसकी आवाज में एक कोमलता थी। आन्या ने सिर हिलाया। हाँ, आपके साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ आरव। ये पहली बार था जब आन्या ने आरव से इतनी सहजता से बात की थी, अपनी भावनाओं को छुपाए बिना। आरव ने उसका हाथ हल्का सा दबाया। मुझे पता है मैंने तुम्हें मजबूर किया है यहाँ रहने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ आन्या। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में एक सच्ची भावना थी जो आन्या के दिल को छू गई। आन्या ने आरव की आंखों में देखा। उसे लगा कि यही वो पल है जब आरव उससे अपने प्यार का इजहार करेगा, और वो भी उसे बताना चाहती थी कि वो भी उसके लिए कुछ महसूस करती है। उनके बीच की दूरी कम हो रही थी और हवा में एक अनकही भावना थी, एक बड़ा झूठ और अतीत का पर्दाफाश। तभी आरव के फोन पर एक कॉल आई। वो विक्रम था। विक्रम ने आरव को राजवीर मल्होत्रा के बारे में कुछ नई जानकारी दी, जिसे आरव के आदमियों ने हिरासत में रखा था। आरव की भौहें तन गईं। क्या? आरव की आवाज अचानक सख्त हो गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आरव ने फोन रखा और आन्या की ओर देखा। मुझे अभी जाना होगा। राजवीर ने कुछ बताया है, कुछ ऐसा जो। वो रुक गया। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या हुआ आरव? आन्या ने पूछा। आरव एक पल के लिए हिचकिचाया। कुछ नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं जल्द वापस आऊंगा। लेकिन आरव के जाते ही आन्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो जानती थी कि आरव कुछ छुपा रहा है। उसे लगा कि ये राजवीर मल्होत्रा से जुड़ा है। आन्या ने अपनी पुरानी यादों को खंगालना शुरू कर दिया। अपने पिता की मौत, अपनी माँ की आरव के प्रति अजीब सी घृणा। उसे लगा जैसे इन सब के बीच कोई गहरा संबंध है। उसने अपने लैपटॉप पर चुपचाप कुछ पुराने आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू कर दी। उसे अपने पिता की मौत से जुड़ी कुछ पुरानी खबरें मिली। एक एक्सीडेंट, लेकिन उसमें कुछ संदिग्ध था। और फिर उसे एक नाम मिला, विजय राय चौधरी, आरव के पिता। आर्टिकल्स में उनके बीच किसी बड़े बिजनेस डील में विवाद का जिक्र था, जो आरव के पिता के पक्ष में गई थी, और उसके तुरंत बाद आन्या का पिता का एक्सीडेंट हो गया था। आन्या के हाथ कांपने लगे। उसे एक आर्टिकल में एक पुरानी तस्वीर मिली, उसके पिता और विजय राय चौधरी के साथ में, और उनके बीच में उसकी माँ सुनीता शर्मा खड़ी थी, जो विजय राय चौधरी को एक अजीब सी गुस्से वाली नजर से देख रही थी। आन्या को याद आया कि उसकी माँ ने हमेशा उसे आरव से दूर रहने को क्यों कहा था। वो लोग अच्छे नहीं हैं आन्या, उनके परिवार से दूर रहना। आन्या को अपनी माँ के शब्दों का असली मतलब अब समझ आया। उसकी माँ ने उसे आरव से दूर किया था, इसलिए नहीं कि वो गरीब थे और आरव अमीर, बल्कि इसलिए कि आरव का पिता उसके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार था। ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि बदले का भी बन सकता था। आन्या को लगा जैसे उसके सर पर कोई वज्रपात हुआ हो। जिस आरव से वो प्यार करने लगी थी, जिसका स्पर्श उसे सुरक्षित महसूस करता था, उसके पिता पर उसके पिता की मौत का इल्जाम था। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, बल्कि एक ऐसा सत्य था जो उनके रिश्ते की नींव को हिला सकता था। आन्या को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने ये रहस्य इतने सालों से क्यों छिपाए रखा था। उसका प्यार अब एक ऐसे तूफान के बीच आ गया था, जहां उसे चुनना था, या तो अपने दिल की सुने या अपने परिवार के दर्द का बदला ले। ये लव कॉन्फेशन का पल नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्य का उलासा था जो आरव और आन्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 10। आरव के पिता विजय राय चौधरी का आन्या के पिता की मौत से संबंध का रहस्य आन्या के सामने आ चुका था।
ये एक ऐसा सच था जिसने उसके और आरव के रिश्ते की नींव हिला दी थी। जिस इंसान से वो प्यार करने लगी थी, उसके परिवार पर उसके अपने पिता की मौत का इल्जाम था। आन्या के दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। प्यार, गुस्सा, धोखा और बदले की भावना। उसे अब इस सच का सामना करना था। आन्या का सवाल और माँ का दर्द। आरव के जाने के बाद आन्या के पेंटहाउस के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आन्या के दिमाग में शोर था। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर खुली पुरानी न्यूज़ रिपोर्टें और उसके पिता तथा विजय राय चौधरी की तस्वीर उसके सामने घूम रही थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, आरव के परिवार से दूर रहने की चेतावनी, उनके प्रति अजीब सी घृणा। अब सब कुछ साफ हो रहा था। आन्या ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। माँ, क्या मैं अभी आपसे मिल सकती हूँ? सुनीता शर्मा, जो अपनी बेटी के अचानक इतने बड़े घर में शिफ्ट होने से थोड़ी परेशान थी, मान गई। आन्या तुरंत टैक्सी लेकर अपने पुराने घर की ओर रवाना हो गई। जब आन्या अपनी माँ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता थी। आन्या ने बिना किसी प्रस्तावना के सीधा सवाल किया, माँ, पापा की मौत कैसे हुई थी और विजय राय चौधरी कौन है? आन्या की आवाज में कठोरता थी जो सुनीता शर्मा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सुनीता शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी बेटी के सवाल से सन्न रह गईं। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो आन्या? ये बहुत पुरानी बात है। उनकी आवाज कांप रही थी। पुरानी बात नहीं है माँ, आन्या ने गुस्से में कहा। मुझे सच चाहिए। मुझे पता चला है कि पापा की मौत विजय राय चौधरी से जुड़ी थी। क्या ये सच है? सुनीता शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गईं जैसे उनका शरीर जवाब दे गया हो। हाँ आन्या, ये सच है। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। सुनीता शर्मा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उनके पिता राजेश शर्मा एक छोटे बिजनेसमैन थे जो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। विजय राय चौधरी, आरव के पिता, उस समय एक तेजी से उभरते हुए बिजनेस टाइकून थे जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को हटा देते थे। राजेश शर्मा का प्रोजेक्ट विजय राय चौधरी के प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन रहा था। तुम्हारे पापा ने विजय राय चौधरी की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया, सुनीता शर्मा ने कहा। उनकी आंखों में पुरानी पीड़ा साफ दिख रही थी। और फिर एक रात जब तुम्हारे पापा अपने काम से लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट या हत्या? आन्या की आवाज ठंडी थी। सुनीता शर्मा रोने लगीं। पुलिस ने उसे एक्सीडेंट बताया अन्या, लेकिन मुझे पता था अन्या, मुझे पता था कि ये विजय राय चौधरी का काम था। उन्होंने तुम्हारे पापा को रास्ते से हटाया था। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो सब कुछ छुपा सकते थे। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? आन्या की आंखों में आंसू थे जो उसके गुस्से के साथ मिल रहे थे। मैं तुम्हें आरव से दूर रखना चाहती थी आन्या। मुझे लगा कहीं तुम भी उनके जाल में ना फंस जाओ। मुझे लगा कि आरव भी अपने पिता जैसा होगा और तुम्हें कोई खतरा ना हो, इसलिए मैंने ये सब तुमसे छिपाया। भावनाओं की टक्कर, प्यार बनाम बदला। आन्या को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस आरव से वो प्यार करने लगी थी, उसके पिता उसके अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थे। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। और आरव, क्या वो ये सब जानता है? आन्या ने पूछा। सुनीता शर्मा ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जानता होगा। विजय राय चौधरी बहुत चालाक आदमी थे। आन्या उठ खड़ी हुई। उसके दिमाग में आरव का चेहरा घूम रहा था। उसका प्यार, उसकी पोजेसिवनेस, उसका विश्वास। क्या ये सब एक दिखावा था? क्या वो भी अपने पिता जैसा ही था, या वो इस सच से अनजान था? उसे पता था कि उसे आरव से बात करनी होगी। उसे जानना होगा कि आरव इस बारे में क्या सोचता है। क्या वो अपने पिता का बचाव करेगा या वो सच्चाई का साथ देगा? आन्या को लगा जैसे उसका दिल दो हिस्सों में बट गया हो। एक तरफ आरव के लिए उसका बढ़ता हुआ प्यार था और दूसरी तरफ उसके पिता की मौत का बदला लेने की इच्छा। क्या प्यार इन गहरे जख्मों को भर पाएगा या बदला सब कुछ तबाह कर देगा? आन्या अपने पेंट हाउस की ओर वापस लौटी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे लगा कि अब उसे एक कड़ा फैसला लेना होगा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आरव के साथ प्यार का और दूसरा अपने परिवार के सम्मान और बदले का। इन दोनों रास्तों पर चलना एक साथ असंभव था। उसे चुनना होगा, और ये चुनाव उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होगा। चैप्टर 11। आन्या के पिता की मौत और विजय राय चौधरी के बीच का भयावह सच अब आन्या के सामने था। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने उसके दिल में आरव के लिए पनप रहे प्यार को एक झटके में दर्द और संदेह में बदल दिया। आरव से अपने पिता के रिश्ते का सच जानने के बाद आन्या एक तूफान से गुजर रही थी। एक ऐसा तूफान जिसमें उसके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी, खामोशी और बढ़ती दूरियां। आन्या पेंट हाउस वापस लौटी। आरव अभी तक नहीं आया था। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आरव की आंखों में दिखा प्यार, उसके पिता की मौत, उसकी माँ का दर्द।
क्या वो आरव पर भरोसा कर सकती थी? क्या वो सच में इन सब से अनजान था, या ये सब एक गहरी चाल का हिस्सा था? जब आरव वापस आए तो उसने महसूस किया कि पेंट हाउस में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। आन्या अपने कमरे में थी और उसने बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की। आरव ने सोचा कि शायद वो अभी भी पिछली रात के किडनैप के सदमे से बाहर नहीं निकली है। उसने आन्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले कुछ दिन उनके बीच एक अजीब सी दूरी आ गई। दफ्तर में भी आन्या आरव से नजरें चुराती। वो उसके सवालों का जवाब देती, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी। आरव ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। उसने कई बार आन्या से पूछने की कोशिश की, लेकिन आन्या हर बार बात टाल देती थी। एक दिन आरव अपने कैबिन में बैठा था जब उसने आन्या को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। उसकी आवाज़ में तनाव था। आन्या अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी माँ उसे आरव से दूर रहने की हिदायत दे रही थी। आरव ने कुछ शब्द सुने, विजय राय चौधरी, पापा, बदला। आरव का दिमाग तेजी से चला। विजय राय चौधरी उसके पिता का नाम था और पापा आन्या के पिता का। क्या ये सब जुड़ा हुआ था? उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की दुनिया को हिला दिया हो। उसके पिता, जिन्हें वो हमेशा एक ताकतवर और बेदाग आदमी मानता था, क्या वे सच में किसी की मौत के लिए जिम्मेदार थे? आरव ने इस बारे में आन्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने उसे टाल दिया। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है सर। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ दिख रहा था। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को इस मामले की और गहराई से जांच करने का आदेश दिया। वो जानना चाहता था कि सच क्या है। इस बीच उसके और आन्या के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही दफ्तर में काम करते थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी आ गई थी। आरव आन्या को छूने से भी कतराने लगा था। उसे लगा जैसे अगर उसने उसे छुआ तो वो उसे और भी दर्द देगा। उसकी पॉसेसिवनेस अब एक दर्द में बदल गई थी। वो आन्या का ख्याल रखता, उसे दूर से देखता, सुनिश्चित करता कि उसने खाना खाया है या नहीं, कि वो सुरक्षित है या नहीं, लेकिन उसे छूता तक नहीं। ये आरव के लिए सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि आन्या को अपने पास रखना उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी। लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि उसका आन्या पर कोई हक भी है या नहीं। एक रात आन्या के कमरे से रोने की आवाज़ आई। आरव अपने कमरे में था, लेकिन वो तुरंत आन्या के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लगा कि आन्या उसे अंदर नहीं आने देगी। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द था। वो अपनी आन्या को रोते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसे कैसे संभाले। ये उनके रिश्ते में तूफान के पहले की शांति थी। एक बड़ा रहस्य खुल चुका था, जिसने आरव और आन्या दोनों को अंदर से तोड़ दिया था। उनके बीच की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, और आने वाले दिनों में ये चुप्पी टूटेगी या सब कुछ तबाह कर देगी, ये देखने वाली बात होगी। चैप्टर 12। आन्या और आरव के बीच एक गहरी खामोशी पसर चुकी थी। आन्या अपने पिता की मौत के सच को जानकर आरव से दूर हो गई थी, और आरव भी इस अनकहे रहस्य को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि आन्या उससे कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उनके रिश्ते को तोड़ सकता है, लेकिन वो अभी भी नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। इस तूफान से पहले की शांति में आरव ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो उसके लिए सबसे मुश्किल था। आन्या को अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाने का। शादी का प्रस्ताव, एक सुनहरा पिंजरा। एक शाम आरव ने आन्या को अपने पेंट हाउस के सबसे आलीशान हिस्से डिनर रूम में बुलाया। मेज पर बेहतरीन खाना लगा हुआ था, मोमबत्तियां जल रही थीं और हवा में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी थी। आन्या जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। बैठो आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर और नियंत्रित थी। उसने आन्या की आंखों में देखा, जैसे उसके अंदर कुछ खोजना चाह रहा हो। आन्या चुपचाप बैठ गई। आरव ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। आन्या ने अपनी नजरें झुका लीं। वो सोच रही थी कि वो आरव को कैसे बताएगी कि उसके पिता की मौत का सच क्या है, और इस सच के साथ आरव कैसे डील करेगा। आरव ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक छोटा मखमली डिब्बा निकाला। आन्या की सांसें रुक गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही पल था जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन अब ये एक डरावनी हकीकत जैसा लग रहा था। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर एक शानदार हीरे की अंगूठी चमक रही थी। आन्या शर्मा, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब भी नियंत्रित थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी तीव्रता थी। मुझसे शादी कर लो आन्या। आन्या सन्न रह गई। ये प्रस्ताव प्यार का नहीं, बल्कि एक अधिकार जताने का तरीका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आरव ने आगे कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर करे। ये अंगूठी सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक बंधन है। आन्या ने देखा कि आरव की आंखों में प्यार था, लेकिन उस प्यार के साथ एक गहरी पॉजेसिवनेस भी थी। ये प्रस्ताव एक प्यार भरी शादी का नहीं था, बल्कि एक सौदे का था, उसे अपने पास बांधने का सौदा। मेरी दुल्हन बनो आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब एक अल्टीमेटम जैसी लग रही थी, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक धमकी थी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सपने, सब कुछ। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। आन्या का दिल टूट गया। ये शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये एक सुनहरा पिंजरा था। आरव उसे प्यार नहीं कर रहा था, वो उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये सब उसके पिता की सच्चाई को छिपाने का एक तरीका था, या शायद वो अपने पिता के कर्मों के लिए उसे बांधना चाहता था। आन्या का इनकार और आरव का गुस्सा। नहीं, आन्या ने कहा। उसकी आवाज तेज थी और उसमें दर्द साफ दिख रहा था। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती आरव। आरव का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आन्या उसे ना कहेगी। उसकी आंखों में गुस्सा तेजी से उभरा। क्या कहा तुमने मुझे? उसकी आवाज अब खतरनाक रूप से शांत थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आन्या ने अपनी आवाज में हिम्मत भरते हुए कहा। ये शादी नहीं, ये एक सौदा है, और मैं एक वस्तु नहीं हूं जिसे आप खरीद सकें। और मैं आपके परिवार के साथ नहीं जुड़ सकती। आन्या ने जानबूझकर ये बात कही, ये देखने के लिए कि आरव को सच्चाई का कितना पता है। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को चुनौती दी हो। तो मुझे इनकार कर रही हो आन्या? उसकी आवाज अब एक गरज जैसी थी। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। मैं जानती हूं, आन्या ने कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक मजबूत संकल्प था। मैं अपने परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं उस परिवार से नहीं जुड़ सकती जिसने मेरे पिता को। आन्या रुक गई। उसने खुद को रोक लिया, लेकिन आरव को इशारा मिल गया था। आरव का दिमाग तेजी से चला। पिता, परिवार, क्या ये उसके पिता की मौत से जुड़ा हुआ था? उसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक गहरा सदमा भी था। उसने आन्या की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे आन्या कुछ ऐसा जानती है जो उसे नहीं पता। आरव अपनी कुर्सी से उठा और डिनर की मेज को एक झटके में पलट दिया। खाना और ग्लास चारों तरफ बिखर गए। तुमने मुझे इनकार किया है आन्या शर्मा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। तुमने आरव राय चौधरी को इनकार किया है। वो आन्या के पास आया, उसके हाथों को जोर से पकड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? अब तुम देखोगी कि आरव राय चौधरी क्या कर सकता है जब उसे कोई इनकार करता है। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, सोच लो, वरना मैं तुम्हें कहीं और किसी और के साथ नहीं देखूंगा। तुम्हें कोई और छू भी नहीं पाएगा। आरव ने आन्या को छोड़ दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। आन्या वहीं खड़ी थी, उसका दिल दर्द से भर रहा था। उसे पता था कि उसने आरव के गुस्से को भड़का दिया था, और आरव अब उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये एक प्यार का खेल नहीं था, बल्कि एक युद्ध था, और आन्या को ये नहीं पता था कि वो इस युद्ध में कैसे बचेगी। चैप्टर 13। आन्या और आरव के बीच एक गहरी खामोशी पसर चुकी थी। आन्या अपने पिता की मौत के सच को जानकर आरव से दूर हो गई थी, और आरव भी इस अनकहे रहस्य को महसूस कर रहा था। वो जानता था कि आन्या उससे कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उनके रिश्ते को तोड़ सकता है। लेकिन वो अभी भी नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। इस तूफान से पहले की शांति में आरव ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो उसके लिए सबसे मुश्किल था, आन्या को अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनाने का। शादी का प्रस्ताव, एक सुनहरा पिंजरा। एक शाम आरव ने आन्या को अपने पेंट हाउस के सबसे आलीशान हिस्से डिनर रूम में बुलाया। मेज पर बेहतरीन खाना लगा हुआ था, मोमबत्तियां जल रही थीं, और हवा में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी थी। आन्या जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। बैठो आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर और नियंत्रित थी। उसने आन्या की आंखों में देखा, जैसे उसके अंदर कुछ खोजना चाह रहा हो। आन्या चुपचाप बैठ गई। आरव ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। आन्या ने अपनी नजरें झुका लीं। वो सोच रही थी कि वो आरव को कैसे बताएगी कि उसके पिता की मौत का सच क्या है, और इस सच के साथ आरव कैसे डील करेगा। आरव ने अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब से एक छोटा मखमली डिब्बा निकाला। आन्या की सांसें रुक गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही पल था जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन अब ये एक डरावनी हकीकत जैसा लग रहा था। आरव ने डिब्बा खोला। अंदर एक शानदार हीरे की अंगूठी चमक रही थी। आन्या शर्मा, आरव ने कहा। उसकी आवाज अभी भी नियंत्रित थी,
लेकिन उसमें एक अजीब सी तीव्रता थी। मुझसे शादी कर लो। आन्या सन्न रह गई। ये प्रस्ताव प्यार का नहीं बल्कि एक अधिकार जताने का तरीका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आरव ने आगे कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर करे। ये अंगूठी सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक बंधन है। आन्या ने देखा कि आरव की आंखों में प्यार था, लेकिन उस प्यार के साथ एक गहरी पोजेसिवनेस भी थी। ये प्रस्ताव एक प्यार भरी शादी का नहीं बल्कि एक सौदे का था, उसे अपने पास बांधने का सौदा। मेरी दुल्हन बनो आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज़ अब एक अल्टीमेटम जैसी लग रही थी, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक धमकी थी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सपने, सब कुछ। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। आन्या का दिल टूट गया। ये शादी का प्रस्ताव नहीं, ये एक सुनहरा पिंजरा था। आरव उसे प्यार नहीं कर रहा था, वो उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये सब उसके पिता की सच्चाई को छिपाने का एक तरीका था, ये शायद वो अपने पिता के कर्मों के लिए उसे बांधना चाहता था। आन्या का इनकार और आरव का गुस्सा। आन्या ने कहा। उसकी आवाज़ तेज थी और उसमें दर्द साफ था। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती आरव। आरव का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आन्या उसे ना कहेगी। उसकी आंखों में गुस्सा तेजी से उभरा। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ अब खतरनाक रूप से शांत थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आन्या ने अपनी आवाज़ में हिम्मत भरते हुए कहा। ये शादी नहीं, ये एक सौदा है, और मैं एक वस्तु नहीं हूं जिसे आप खरीद सकें। और मैं आपके परिवार के साथ नहीं जुड़ सकती। आन्या ने जानबूझकर ये बात कही, ये देखने के लिए कि आरव को सच्चाई का कितना पता है। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को चुनौती दी हो। तुम मुझे इनकार कर रही हो आन्या शर्मा? उसकी आवाज़ अब एक गरज जैसी थी। तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूं, आन्या ने कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक मजबूत संकल्प था। मैं अपने परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं उस परिवार से नहीं जुड़ सकती जिसने मेरे पिता को। आन्या रुक गई। उसने खुद को रोक लिया, लेकिन आरव को इशारा मिल चुका था। आरव का दिमाग तेजी से चला। पिता, परिवार, क्या ये उसके पिता की मौत से जुड़ा हुआ था? उसके चेहरे पे गुस्से के साथ एक गहरा सदमा भी था। उसने आन्या की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे आन्या कुछ ऐसा जानती है जो उसे नहीं पता। आरव अपनी कुर्सी से उठा और डिनर की मेज को एक झटके में पलट दिया। खाना और ग्लास चारों तरफ बिखर गए। तुमने मुझे इनकार किया है आन्या शर्मा। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। तुमने आरव राय चौधरी को इनकार किया है। वो आन्या के पास आया, उसके हाथों को जोर से पकड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? अब तुम देखोगी कि आरव राय चौधरी क्या कर सकता है जब उसे कोई इनकार करता है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, सोच लो, वरना मैं तुम्हें कहीं और किसी और के साथ नहीं देखूंगा। तुम्हें कोई और छू भी नहीं पाएगा। आरव ने आन्या को छोड़ दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। आन्या वहीं खड़ी थी। उसका दिल दर्द से भर रहा था। वो जानती थी कि उसने आरव के गुस्से को भड़का दिया था, और आरव अब उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये एक प्यार का खेल नहीं बल्कि एक युद्ध था, और आन्या को ये नहीं पता था कि वो इस युद्ध में कैसे बैठेगी। चैप्टर 13। आरव राय चौधरी के प्रस्ताव को आन्या शर्मा ने ठुकरा दिया था। एक ऐसा इनकार जिसने आरव के अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। उसके अंदर का शेर जाग उठा था और उसने आन्या को धमकी दी थी कि वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। आन्या जानती थी कि आरव अपनी धमकियों को पूरा करता है और उसे अपने परिवार को बचाने के लिए एक कड़ा कदम उठाना होगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने आरव की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आन्या का मजबूरन फैसला, सगाई का ड्रामा। आरव के पेंट हाउस से निकलने के बाद आन्या सीधे अपनी माँ के पास गई। उसने अपनी माँ को बताया कि आरव को उनके पिता की मौत के बारे में कुछ पता चल गया है और वो अब उसे किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहता है। आन्या ने अपनी माँ के सामने आरव की धमकियों का जिक्र किया कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वो उनके परिवार को तबाह कर देगा। सुनीता शर्मा डर गई। वो जानती थीं कि आरव राय चौधरी क्या करने में सक्षम है। हमें कुछ करना होगा आन्या, मैं तुम्हें उस आदमी के परिवार से नहीं जुड़ने दूंगी जिसने तुम्हारे पापा को। आन्या ने अपनी माँ को संभाला। नहीं माँ, हमें कुछ और करना होगा। हमें आरव को दिखाना होगा कि मैं उसकी चीज नहीं हूं और वो मुझे मजबूर नहीं कर सकता। उसी रात आन्या ने अपनी एक पुरानी दोस्त से बात की। वो दोस्त समीर, वही लड़का जो दफ्तर में आन्या से मिलने आया था, कि परिवार को जानती थी। समीर का परिवार मध्यम वर्गीय था और समीर एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आन्या ने समीर को अपनी सारी मुश्किल बताई। आरव की धमकियां, उसके पिता की मौत का रहस्य और ये कि उसे आरव से दूर रहने के लिए एक ढाल की जरूरत है। समीर, जो हमेशा से आन्या को पसंद करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया था, इस प्रस्ताव से हैरान रह गया।
वो जानता था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आन्या की मजबूरी और उसके परिवार की सुरक्षा को देखकर वो मान गया। ये एक नाटक था, एक नकली सगाई का, ताकि आरव को दिखाया जा सके कि आन्या उसकी पहुंच से बाहर है। अगले ही दिन आन्या और समीर के परिवार वालों की मौजूदगी में एक छोटी सी सगाई की रस्म रखी गई। ये सब बहुत तेजी से हुआ ताकि आरव को संभलने का मौका न मिले। आन्या के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। उसने समीर के साथ अंगूठी बदली और उस पल उसे लगा जैसे उसने अपने दिल के एक हिस्से को हमेशा के लिए दफन कर दिया हो। आरव का गुस्सा, दुनिया हिल गई। आरव को इस बात की खबर 1 घंटे के अंदर मिल गई। उसके जासूस हर पल आन्या पर नजर रख रहे थे। जब उसके पर्सनल असिस्टेंट विक्रम ने उसे आन्या की सगाई की खबर दी, तो आरव अपने केबिन में बैठा किसी महत्वपूर्ण डील पर काम कर रहा था। क्या? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो। दोबारा कहो। विक्रम ने हिम्मत करके दोबारा कहा। सर, आन्या शर्मा ने समीर नाम के किसी लड़के से सगाई कर दी है। रस्म अभी अभी खत्म हुई है। आरव का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, फिर गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग उगलने लगी, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर हमला कर दिया हो। आन्या ने उसे इनकार किया था, उसे चुनौती दी थी, और अब उसने किसी और को चुन लिया था। ये आरव रायचौधरी का सबसे बड़ा अपमान था। वो अपनी कुर्सी से तेजी से उठा और अपने सामने की टेबल को एक ही झटके में पलट दिया। सारे कागजात, पेन और लैपटॉप जमीन पर बिखर गए। आन्या, उसकी आवाज दहाड़ जैसी थी जो पूरे दफ्तर में गूंज उठी। उसकी इतनी हिम्मत! आरव के अंदर का शेर अब पूरी तरह से जाग चुका था, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने चीर दिया हो। आन्या उसकी थी, सिर्फ उसकी। वो उसे किसी और का होते हुए कैसे देख सकता था? उसने तुरंत अपने सारे आदमियों को बुलाया। मुझे उस समीर के बारे में सब कुछ चाहिए, उसका परिवार, उसका काम, उसका घर, हर एक डिटेल। और आन्या को वापस लाओ, अभी। आरव के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसकी दुनिया हिल गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आन्या उसे इतनी बड़ी चुनौती देगी। उसे लगा जैसे वो अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो चुका है। आरव का गुस्सा पागलपन में बदल चुका था। वो आन्या को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और इस बार वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। समीर और आन्या दोनों को अपने इस फैसले का खामियाजा भुगतना होगा। चैप्टर 14। आन्या की सगाई की खबर आरव रायचौधरी के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। उसके अहंकार को गहरी चोट लगी थी, और उसके अंदर का पॉजेसिव शेर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने आन्या को चुनौती दी थी कि वो उसे किसी और का होते हुए नहीं देखेगा, और अब आन्या ने ठीक वही किया था। आरव का गुस्सा अब दर्द और बदले की आग में बदल चुका था। वो सिर्फ आन्या को वापस नहीं चाहता था, वो उसे ये जताना चाहता था कि आरव रायचौधरी को इनकार करने की कीमत क्या होती है। समीर का अपहरण, शहर में हड़कंप। आरव ने अपने दफ्तर में तबाही मचाने के बाद तुरंत अपने सबसे वफादार आदमी विक्रम और अपने टॉप गुंडों को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक दृढ़ता थी। समीर कहाँ है? मुझे वो अभी चाहिए, कोई उसे छू भी ना पाए सिवाय मेरे। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे बहस करने की। विक्रम ने तुरंत समीर के बारे में सारी जानकारी जुटाई। समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और एक साधारण मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आरव के लिए उसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसी रात जब समीर अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, उसकी कार पर आरव के आदमियों ने हमला कर दिया। काले सूट पहने हथियारबंद लोग अचानक उसकी कार के सामने आ गए। समीर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे घसीटकर एक काली वैन में डाल दिया गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ देख भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह पूरे शहर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। समीर के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आरव रायचौधरी का नाम सुनकर पुलिस भी सहमी हुई थी। मीडिया में सनसनी फैल गई। आरव रायचौधरी ने किया अपहरण, बिजनेस टाइकून का डार्क साइड, हर तरफ यही चर्चा थी। आरव रायचौधरी ने खुले तौर पर यह नहीं कहा था कि उसने समीर को उठाया है, लेकिन हर कोई जानता था कि ये उसी का काम है। उसने शहर को ये मैसेज दे दिया था कि आरव रायचौधरी के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। आन्या ने जब ये खबर सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि ये आरव का काम है। समीर को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। आरव ने उसे धमकी दी थी और उसने सोचा था कि वो आरव को चुनौती दे सकती है, लेकिन आरव का गुस्सा उसकी कल्पना से भी बढ़कर था। आन्या के लिए अल्टीमेटम, 7 दिन में मेरी दुल्हन बनो। आन्या तुरंत आरव के पेंट हाउस पहुंची। दफ्तर से उसे पता चला था कि आरव सुबह से वहीं है। उसने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
अंततः उसने कोट डाला और अंदर आ गई। आरव लिविंग रूम में बैठा था, अपने हाथ में शराब का ग्लास पकड़े। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। आरव, समीर कहाँ है? आन्या चीखी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता। आरव ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसे कुछ नहीं पता? आन्या, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकती हो? उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चुनौती दी। वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था, आन्या ने कहा। वो सिर्फ मुझे आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि। आन्या रुक गई। वो अपने पिता की मौत का रहस्य आरव को अभी नहीं बताना चाहती थी, खासकर जब वो इस तरह गुस्से में हो। आरव अपने ग्लास को मेज पर पटकते हुए उठा और आन्या के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय देता हूं आन्या शर्मा। उसकी आवाज गंभीर थी, एक अटल आदेश जैसी। 7 दिन में मेरी दुल्हन बनो। अगर तुम्हें 7 दिन के अंदर मुझसे शादी नहीं की तो समीर को भूल जाओ, और तुम्हारे परिवार का क्या होगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। आन्या का दिल डूब गया। ये एक अंतिम अल्टीमेटम था। आरव ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसे लगा जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं है। समीर की जान और उसके परिवार की सुरक्षा आन्या के हाथों में थी। वो आरव के सामने बेबस थी। तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? आन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आरव के लिए नफरत और दर्द दोनों थे। आरव ने उसके गाल पर अपना अंगूठा फेरा। उसकी आंखों में गहरी नफरत और प्यार दोनों थे। मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करता हूं आन्या, और मैं तुम्हें चाहता हूं, हमेशा के लिए। आन्या को पता था कि ये एक युद्ध है जिसे वो नहीं जीत सकती। उसे झुकना होगा, उसे आरव की दुल्हन बनना होगा, लेकिन ये शादी प्यार की नहीं, बदले और मजबूरी की होगी। आरव ने अपना ब्लैक सूट वाला बदला लेना शुरू कर दिया था और आन्या इस गेम में मोहरा बन चुकी थी। चैप्टर 15। आरव राय चौधरी ने आन्या शर्मा को अल्टीमेटम दे दिया था, 7 दिन में उसकी दुल्हन बनो वरना समीर और उसके परिवार का अंजाम बुरा होगा। आन्या के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपने पिता के अधूरे बदले की कसक को दबाकर उसे आरव की बात माननी पड़ी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसा बंधन था जो मजबूरी से बना था, लेकिन इसके पीछे आरव का गहरा पॉजेसिव प्यार भी छिपा था। शादी सादगी से, गुस्से से। अगले 7 दिन आन्या के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने समीर के परिवार को आरव की धमकी के बारे में बताया और समीर को बचाने के लिए ये शादी करने की बात कही। समीर का परिवार आरव के रसूख और ताकत से वाकिफ था, इसलिए वे भी बेबस थे। समीर को छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे सख्त चेतावनी दी गई थी कि वो आन्या के करीब भी न आए। शादी किसी बड़े समारोह की तरह नहीं हुई। आरव ने ये सब बहुत सादगी से करवाया। कोई जश्न नहीं, कोई मेहमान नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कोर्ट मैरिज और फिर एक छोटी सी रस्म उसके पेंट हाउस में। आन्या ने सफेद रंग की साधारण साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी खालीपन और गुस्सा था। आरव ने ब्लैक सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और उलझन भी थी। वो जानता था कि उसने आन्या को मजबूर किया है, लेकिन उसे लगता था कि ये उसे अपने पास रखने का इकलौता तरीका था। जब पंडित ने उन्हें एक दूसरे को माला पहनाने के लिए कहा तो आन्या का हाथ कांप रहा था। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे माला पहनाने में मदद की। आन्या ने आरव को माला पहनाई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। आरव ने उसे माला पहनाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पॉजेसिवनेस, अधिकार और शायद एक अनकहा प्यार भी। फेरों के दौरान जब आरव ने आन्या का हाथ थामा तो आन्या को एक सिहरन महसूस हुई। ये वही स्पर्श था जो उसे डराता भी था और कहीं न कहीं आकर्षित भी करता था। आरव ने मंगलसूत्र पहनाया, उसकी मांग भरी। ये सब एक यांत्रिक तरीके से हो रहा था, जैसे 2 कठपुतलियां एक धागे से बंधी हों। रस्में खत्म होने के बाद आरव ने आन्या की ओर देखा। तुम अब मेरी दुल्हन हो आन्या राय चौधरी। उसकी आवाज में एक जीत की ध्वनि थी। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसे घूरती रही। उसकी आंखों में नफरत और मजबूरी साफ दिख रही थी, कोल्ड पॉजेसिव वाइब में प्यार की झलक। शादी के बाद भी आरव और आन्या के बीच की दूरी कम नहीं हुई। वे अब पति पत्नी थे, एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन इनके रिश्ते में एक अजीब सी ठंडक थी। आन्या आरव से हर बात पर दूरी बनाए रखती। वो उसे छूने से बचती, उससे सीधे बात नहीं करती। आरव भी शुरुआत में थोड़ा सख्त था। वो आन्या को अपनी पत्नी के रूप में पेश करता था, लेकिन उसका तरीका अभी भी पॉजेसिव था। वो उसे हर जगह अपने साथ ले जाता, हर पार्टी, हर मीटिंग में उसे अपने पास बिठाता, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि आन्या अब उसकी है। एक शाम आरव और आन्या एक बिजनेस पार्टी में थे। आरव ने आन्या को एक महंगी ड्रेस दी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में कई बड़े लोग आरव से मिल रहे थे और आरव आन्या को अपनी पत्नी के रूप में सबसे मिलवा रहा था। आन्या के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन वो आरव के कहने पर सबसे मिल रही थी।
तभी आरव के एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने आन्या की ओर देखते हुए एक टिप्पणी की, आरव तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, संभाल कर रखना। उसने आन्या के हाथ को छूने की कोशिश की। इससे पहले कि आन्या कुछ बोलती, आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत उस आदमी का हाथ हटाया। मेरी चीजों को छूने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि वो आदमी डरकर पीछे हट गया। आरव ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और पोजेसिवनेस साफ दिख रही थी, लेकिन इस बार उसकी पोजेसिवनेस में आन्या के लिए एक सुरक्षा भी थी। आन्या को लगा जैसे आरव सिर्फ उसे अपने पास नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे बचाना भी चाहता है। बाद में रात में जब वो पेंट हाउस वापस आए, आन्या ने आरव से पूछा, आपने उसे ऐसा क्यों कहा? आरव ने अपनी जैकेट उतारी। वो मेरी चीज थी और किसी को उस पर नजर रखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उसने आन्या की आंखों में देखा। तुम मेरी पत्नी हो आन्या, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज में वही पुरानी पोजेसिवनेस थी, लेकिन आन्या को उसमें एक हल्की सी प्यार की झलक भी दिखी। आरव उसे अपनी चीज कहता था, लेकिन शायद ये उसका प्यार जताने का अपना तरीका था। आन्या को लगा जैसे इस मजबूरन शादी के पीछे भी आरव के अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए एक सच्चा गहरा प्यार छिपा हुआ था। ये प्यार अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आया था, लेकिन इसके छोटे छोटे संकेत अब आन्या को दिख रहे थे। चैप्टर 16। मजबूरन हुई शादी ने आन्या को आरव के साथ एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जहां प्यार और अधिकार के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। आरव की पोजेसिवनेस अब उसकी पत्नी के रूप में आन्या पर हावी थी, लेकिन उस अधिकार में एक अजीब सी परवाह और अनकहा प्यार भी झलकता था। शादी की रस्मों के बाद वे अब एक ही छत के नीचे एक ही रिश्ते में थे। उनकी पहली रात एक ऐसा पल होने वाली थी जो उनके रिश्ते की सबसे गहरी परतों को उजागर करेगा। पहली रात, खामोशी और तनाव। शादी की रस्मों के बाद आन्या और आरव पेंट हाउस वापस लौटे। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। आन्या अपने कमरे में चली गई। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसे पता था कि ये रात उसके लिए आसान नहीं होगी। आरव भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में आन्या ही घूम रही थी। उसने उसे मजबूर किया था, लेकिन वो जानता था कि आन्या के दिल में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आन्या ने अपनी साड़ी बदली और एक साधारण गाउन पहन लिया। वो खुद को आईने में देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ये वो शादी नहीं थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। ये प्यार नहीं, बल्कि एक सौदा था, एक समझौता। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और आरव अंदर आया। वो अब अपने ब्लैक सूट में नहीं था, बल्कि एक साधारण टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में था। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। आन्या की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल डर से धड़क रहा था। आरव कमरे में आया और आन्या के सामने कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें आन्या पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, वासना, दर्द और एक गहरी उलझन। आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। तुम ठीक हो? आन्या में सिर हिलाया बिना कुछ बोले। उसे आरव की आंखों में वो दर्द दिख रहा था जो वो खुद महसूस कर रही थी। छूने से पहले रो पड़ा। आरव धीरे धीरे आन्या के करीब आया। आन्या पीछे हटने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श नर्म था, लेकिन उसमें एक अधिकार था। आरव ने अपने हाथ को अपने हाथ में लिया और अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। आन्या ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। आरव ने धीरे से आन्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो आन्या, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें मजबूर किया है। आन्या की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आरव की आंखों में देखा और उस पल उसे आरव के अंदर का अकेलापन साफ दिखा। वो जो इतना मजबूत, इतना क्रूर था, आज इतना कमजोर दिख रहा था। आरव धीरे से आन्या के चेहरे पर झुका। उसके होंठ आन्या के होंठों के करीब थे, लेकिन वो उन्हें छू नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आंसू उसके गाल से बहकर आन्या के गाल पर गिरा। आरव राय चौधरी, जिसने कभी किसी के सामने अपनी भावनाएं नहीं दिखाई थीं, वो आन्या को छूने से पहले ही रो पड़ा। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। उसने अपना सिर आन्या के कंधे पर रख दिया और उसके शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी थी। आन्या ने महसूस किया कि आरव रो रहा है। उसके आंसू आन्या के गाउन पर गिर रहे थे, गर्म और नमकीन। ये आरव राय चौधरी का सबसे वल्नरेबल पल का, जहां उसने अपनी सारी ताकत और घमंड को एक तरफ रखकर अपनी गहरी भावनाओं को दिखाया था।
वो आन्या को अपने पास चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसने उसे इतना दर्द दिया है कि वो उसे छूने का हकदार नहीं था। आन्या ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आरव के बालों को सहलाया। उसे लगा कि आरव का दर्द उसके दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। इस पल में नफरत और मजबूरी के बीच एक अजीब सा प्यार और करुणा पनप रही थी। आरव के आंसू उनके बीच की सारी दीवारों को धो रहे थे। आरव ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। उसने आन्या की आंखों में देखा, मुझे कुछ समय चाहिए आन्या। मुझे तुम्हें ये साबित करना होगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। आरव आहिस्ता से आन्या से दूर हटा और कमरे से बाहर निकल गया। आन्या वहीं खड़ी थी, उसका दिल एक अजीब सी भावना से भरा हुआ था। आरव ने उसे छुआ नहीं था, लेकिन उस रात उसने आन्या के दिल को छू लिया था। उनकी पहली रात शारीरिक रूप से अधूरी थी, लेकिन भावनात्मक रूप से वो बहुत गहरी थी। ये उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था, जहां प्यार, दर्द और अश्क सब मिल गए थे। चैप्टर 17। आरव और आन्या की पहली रात एक भावनात्मक मोड़ बन गई थी। आरव ने अपनी सारी ताकत और अहंकार को एक तरफ रखकर अपना दर्द आन्या के सामने जाहिर किया था। वो उसे छूने से पहले ही रो पड़ा था, ये मानते हुए कि वो उसे डिजर्व नहीं करता। इस पल ने आन्या के दिल में आरव के लिए नफरत को कम करके एक अजीब सी करुणा और शायद प्यार को जगाया था। अब वे पति पत्नी थे, एक जटिल रिश्ते में बंधे हुए, जहां भावनात्मक दूरियां मिट रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया के खतरे अभी भी उन पर मंडरा रहे थे। नए हमलों की शुरुआत, कंपनी और मां परिवार। आरव के लिए ये एक मुश्किल दौर था। आन्या की सगाई और फिर मजबूरन शादी ने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। वो जानता था कि उसने आन्या को दर्द दिया है और अब उसे ये साबित करना था कि वो उसे प्यार करता है। इसी बीच आरव के दुश्मनों ने एक बार फिर सिर उठाया। राजवीर मल्होत्रा, जिसे आरव ने बुरी तरह सबक सिखाया था, जेल से ही अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके आरव पर वार करने के फिराक में था। पहला हमला आरव की कंपनी पर हुआ। रायचौधरी एम्पायर के सर्वर पर बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिससे कंपनी का सारा डेटा खतरे में पड़ गया। फाइनेंशियल मार्केट में आरव की कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। आरव, जो आमतौर पर शांत रहता था, इस हमले से विचलित हो गया। ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं था, ये उसकी विरासत पर हमला था, उसकी वर्षों की मेहनत पर हमला था। आरव अपने दफ्तर में बैठा था, उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। विक्रम उसके सामने बैठा था, उसके पास भी कोई समाधान नहीं था। सर, ये बहुत बड़ा हमला है, हमारे सारे सिस्टम्स डाउन हो गए हैं, हमें डेटा रिकवर करने में बहुत समय लगेगा। आरव ने अपने बाल मुट्ठी में कस लिए। मुझे ये बर्दाश्त नहीं, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी आरव के घर से एक और बुरी खबर आई। उसकी माँ श्रीमती जानवी रायचौधरी, जो पहले से ही दिल की मरीज थी, उन्हें सदमा लगा था। किसी ने उन्हें फोन पर आरव के पिता विजय राय चौधरी के पुरानी छिपी हुई करतूतों के बारे में बताया था, खासकर आन्या के पिता की मौत के बारे में, जिसे आरव ने अभी तक छिपा कर रखा था। ये खबर सुनकर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरव जैसे लकवा मार गया, कंपनी का नुकसान और अब उसकी माँ की तबीयत। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है। आन्या ने देखा कि आरव अपने सबसे कमजोर पल में था। उसे पता था कि आरव के पिता की सच्चाई खुलने से उसकी माँ पर क्या असर पड़ा होगा। आन्या, कमजोरी नहीं, ताकत। आरव तुरंत अस्पताल भागा, आन्या भी उसके पीछे पीछे गई। अस्पताल के कॉरिडोर में आरव बैठा था, उसके चेहरे पर दर्द और असहायता साफ दिख रही थी। आन्या ने आरव को इस हालत में कभी नहीं देखा था। वो जो हमेशा मजबूत और अभेद्य रहता था, आज पूरी तरह से टूट चुका था। आन्या धीरे से आरव के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने अपना हाथ आरव के कंधे पर रखा। आरव ने नजर उठाई और आन्या को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे आन्या की मौजूदगी से उसे कुछ राहत मिल रही हो। मॉम कैसी हैं? आन्या ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। आरव ने सिर हिलाया। उन्हें सदमा लगा है, उनके दिल पर बहुत असर पड़ा है। ये सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए था। आन्या ने आरव का हाथ थामा। ये आपकी गलती नहीं है आरव, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। आन्या ने आरव की आंखों में देखा। हम इसे संभाल लेंगे, मिलकर। आरव ने आन्या के हाथ को कस कर पकड़ा। उसे लगा जैसे आन्या सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। वो जो हमेशा सबको नियंत्रित करता था, आज खुद आन्या के सहारे की जरूरत महसूस कर रहा था। अगले कुछ दिन आन्या आरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। उसने आरव की माँ का अस्पताल में ध्यान रखा, उनके लिए दवाइयाँ और खाना बनवाया।
दफ्तर में उसने आरव की कंपनी के साइबर अटैक को लेकर मदद की। वो आरव के सिस्टम्स को समझने लगी थी और अपने तेज दिमाग से उसने कुछ ऐसे कनेक्शन ढूंढे जो हैकर्स के पीछे थे। उसने आरव के आईटी हेड के साथ मिलकर डेटा रिकवर करने में मदद की। वो सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं थी, वो आरव की बिजनेस पार्टनर, उसकी सलाहकार और उसकी जीवन संगिनी बन चुकी थी। आरव ने देखा कि आन्या बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रही है, जबकि उसने उसे मजबूर करके शादी की थी। आन्या की इस वफादारी और निस्वार्थ सेवा ने आरव के अंदर के सारे गुस्से और कड़वाहट को धो डाला। उसे एहसास हुआ कि आन्या सिर्फ उसकी चीज नहीं थी, वो उसकी ताकत बन चुकी थी। वो जो हमेशा सिर्फ आरव की कमजोरी थी, अब उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके बीच की मजबूरन शादी अब एक सच्चे रिश्ते में बदल रही थी, जहां वो एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। आरव और आन्या का रिश्ता इस मुश्किल समय में मजबूत हो रहा है। चैप्टर 18। आरव राय चौधरी की दुनिया पर एक साथ कई हमले हुए थे, कंपनी पर साइबर अटैक और मां की बिगड़ती तबीयत। इन मुश्किलों के बीच आन्या शर्मा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के आरव का साथ दिया, उसकी मां की देखभाल की और कंपनी को मुश्किल से निकालने में मदद की। आरव को एहसास हो रहा था कि आन्या सिर्फ उसकी चीज नहीं, बल्कि उसकी जीवन संगिनी थी। लेकिन राजवीर मल्होत्रा जैसे दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। जानलेवा हमला, विश्वासघात की आहट। आरव की मां की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और कंपनी भी आन्या की मदद से साइबर अटैक से उभर रही थी। आरव ने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन राजवीर मल्होत्रा एक और भयानक चाल चल रहा था। राजवीर ने जेल से ही आरव के अंदरूनी लोगों में से एक को खरीद लिया था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आरव का भरोसेमंद पर्सनल असिस्टेंट विक्रम था। विक्रम को पता था कि आरव हर गुरुवार को अपनी मां से मिलने अस्पताल जाता है और वो हमेशा अपनी कार को खुद ड्राइव करता है ताकि कुछ देर शांति से रह सके। एक गुरुवार की शाम आरव अपनी मां से मिलकर अस्पताल से निकल रहा था। वो थका हुआ था, लेकिन आन्या का साथ और मां की सेहत में सुधार ने उसे थोड़ी राहत दी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग सीट पर आकर खुद ड्राइव करने लगा। पीछे आन्या अपने कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। आरव शहर की सुनसान सड़क पर था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे ओवरटेक किया और अचानक उसके सामने आकर रुक गई। आरव ने ब्रेक लगाई, लेकिन कार टकराने से बाल बाल बची। तभी कार से कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले और आरव की गाड़ी को घेर लिया। आरव ने तुरंत अपने बचाव के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक गोली चली। गोली सीधे आरव के सीने में लगी। वो एक झटके में स्टीयरिंग व्हील पर गिर गया, उसका शरीर लहूलुहान था। हमलावर तुरंत अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। आन्या का इंतजार और आईसीयू के बाहर का दर्द। पेंटहाउस में आन्या बेचैन थी। आरव को वापस आने में देर हो रही थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। आन्या को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत आरव के सिक्योरिटी हेड को फोन किया। जब सिक्योरिटी हेड ने आरव की कार की लोकेशन ट्रैक की तो उन्हें एक सुनसान सड़क पर उसका एक्सीडेंट मिला। आन्या और सिक्योरिटी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जब आन्या ने आरव को गाड़ी में लहूलुहान देखा तो उसकी सांसें मुक गईं। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आरव का ब्लैक सूट खून से सना हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आरव! आन्या चीखी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और खुद आरव को अस्पताल ले जाने में मदद की। अस्पताल में आरव को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया। आन्या आईसीयू के बाहर खड़ी थी, उसका दिल दर्द से फट रहा था। उसके हाथों में आरव का खून लगा हुआ था, जिसे वो मिटा भी नहीं पा रही थी। उसकी मां भी आईसीयू के बाहर आईं, उन्हें भी खबर मिल चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आरव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आया, उसके चेहरे पर तनाव था। गोली उनके सीने में लगी है, ऑपरेशन करना होगा, हालत गंभीर है। आन्या वहीं जमीन पर गिर पड़ी, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। वो आरव को ऐसे नहीं खो सकती थी। उसे एहसास हुआ कि आरव उसके लिए कितना मायने रखता है। वो सिर्फ एक पॉजेसिव सीईओ नहीं था, बल्कि उसका प्यार था, उसकी ताकत था। आरव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आन्या आईसीयू के बाहर घंटों बैठी रही। उसका हाथ आरव के खून से सना हुआ था। वो एक पल के लिए भी नहीं हिली। उसे सिर्फ आरव की याद आ रही थी, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसका प्यार, और वो रात जब वो उसे छूने से पहले रो पड़ा था। अचानक उसे याद आया कि जब आरव को गोली लगी थी तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली थीं और फुसफुसाया था, आन्या तुम। उसे लगा जैसे आरव मरना नहीं चाहता था, क्योंकि अब वो आन्या से मोहब्बत करने लगा था। वो आरव को ऐसे नहीं खो सकती थी। उसे आरव की जरूरत थी, उसे अपने पास चाहिए था।
आरव मौत के दरवाजे पर था और आन्या उस दरवाजे के बाहर बैठी उसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी। ये उनके प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान था। चैप्टर 19। आरव राय चौधरी मौत के दरवाजे पर था। गोली लगने के बाद वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था और आन्या शर्मा उसकी सांसों के लिए आईसीयू के बाहर घंटों बैठी रही। उस पल उसे एहसास हुआ कि आरव सिर्फ एक पॉजेसिव मालिक नहीं बल्कि उसका सच्चा प्यार है। ये इम्तिहान उनके रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। आरव की जिंदगी की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आन्या के लिए भी थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो उसे कितना चाहता है। वापसी की लड़ाई और एक नया एहसास। घंटों चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा, उसने कहा, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत नाजुक है, हमें इंतजार करना होगा। आन्या और जानवी राय चौधरी ने राहत की सांस ली। आन्या आरव के बगल में बैठी रही, उसका हाथ थामे, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आरव की रिकवरी धीमी थी, लेकिन वो हर दिन बेहतर हो रहा था। आन्या हर पल उसके साथ रहती, उसे खाना खिलाती, उसकी दवाइयाँ देती और उसके पास बैठकर किताबें पढ़ती रहती। इस दौरान आरव ने आन्या में एक नई शक्ति देखी। वो सिर्फ एक इनोसेंट लड़की नहीं, बल्कि एक मजबूत और निस्वार्थ साथी थी। उसे एहसास हुआ कि वो उसे कितना गलत समझता था। एक दिन जब आरव थोड़ा ठीक हो गया था, तो उसने आन्या का हाथ थामा। उसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर थी। आन्या, तुम यहाँ क्यों हो? आन्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं कहाँ जाऊंगी आरव, आप मेरे पति हैं। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने तुम्हें मजबूर किया था। नहीं, आन्या ने कहा, आपने मुझे मजबूर नहीं किया, आपने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया। उसकी आवाज में सच था। और अब मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता विजय राय चौधरी की सच्चाई याद आई। आन्या के पिता के मौत का रहस्य याद आया। उसने अभी तक आन्या को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि आन्या उसे छोड़ देगी। मोहब्बत का इकरार और नए युद्ध की तैयारी। एक शाम जब आरव अस्पताल के कमरे में अकेला था और आन्या उसके लिए बाहर से कुछ लेने गई थी, तो जानवी राय चौधरी कमरे में आई। उनकी सेहत में भी अब सुधार था। आरव, उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आरव ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ के चेहरे पर उदासी थी। तुम्हारे पिता विजय राय चौधरी, उन्होंने आन्या के पिता के साथ कुछ गलत किया था, जानवी ने कहा। मुझे ये पहले से पता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस गंदगी में पड़ो। उन्होंने आन्या के पिता को रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो उनके बिजनेस के रास्ते में आ रहे थे। आरव को सदमा लगा। उसने ये सब सुना तो था, लेकिन उसे यकीन नहीं था। अब उसकी माँ खुद कह रही थी, क्या? और आपने मुझे बताया नहीं? मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, जानवी ने कहा, लेकिन मुझे पता है कि अब आन्या को भी ये सब पता चल गया है, और ये सब जानते हुए भी वो तुम्हारे साथ खड़ी है। जानवी ने आरव का हाथ थामा। आरव, वो लड़की तुम्हें सच में प्यार करती है और तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा। आरव को एहसास हुआ कि आन्या के अंदर कितनी हिम्मत है। ये सब जानते हुए भी वो उसके साथ खड़ी थी। उसके अंदर का सारा डर दूर हो गया। जब आन्या वापस आई तो आरव ने उसे अपने करीब बुलाया। उसने आन्या का हाथ थामकर अपनी आंखों में देखा। आन्या, आरव की आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मुझे सब पता चल गया है, मेरे पिता के बारे में, तुम्हारे पिता के बारे में। आन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि आरव अब उसे छोड़ देगा। आरव ने आन्या के हाथों को कसकर पकड़ा। आन्या, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे पिता ने जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची नम्रता दिखी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आरव ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आन्या। ये आरव का पहला सच्चा आई लव यू था। ये शब्द आन्या के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को कस के गले लगा लिया। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ आरव। उस पल उनके बीच की सारी दीवारें टूट गई। ये शादी मजबूरी की नहीं, यह प्यार की शादी बन चुकी थी। रिकवरी के बाद आरव और आन्या ने मिलकर अपनी दुनिया को नया रास्ता देना शुरू किया। आरव ने अपनी कंपनी से राजवीर मल्होत्रा के सभी कनेक्शन खत्म किए और विक्रम जैसे घतारों को बाहर निकाला। आन्या ने उसे बिजनेस में पूरा सपोर्ट दिया। उन्होंने मिलकर अपने दुश्मनों को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन इस बार आरव का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी और आन्या की जिंदगी को सुरक्षित रखना था। वो जानते थे कि उन्हें अभी अपनी दुनिया से लड़ना बाकी है, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। वो एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। चैप्टर 20। तुम मेरी ताकत हो। आरव और आन्या ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मौत के मुंह से वापस आने के बाद आरव ने अपनी भावनाओं का स्वीकार किया और आन्या ने उसके अतीत के बोझ के बावजूद उसे अपनाया।
उनके बीच की मजबूरन शादी अब सच्चे प्यार का बंधन बन चुकी थी। अब उन्हें मिलकर अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करना था, अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म करना था और अपनी जिंदगी को एक नई खूबसूरत शुरुआत देनी थी। नई शुरुआत, विजय और सम्मान। आरव की रिकवरी के बाद उसने और आन्या ने मिलकर सबसे पहले अपनी कंपनी रायचौधरी एम्पायर को संभाला। आन्या का तेज दिमाग और आरव का व्यापार कौशल एक साथ मिलकर चमत्कार कर रहे थे। उन्होंने साइबर हमले के पीछे के अपराधियों को ढूंढा, जिसमें विक्रम भी शामिल था, और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया। राजवीर मल्होत्रा, जो जेल में रहते हुए भी आरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, को और भी सख्त सजा मिली। आरव ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके सुनिश्चित किया कि अब कोई भी उनकी शांति भंग न कर सके। आरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उसने सार्वजनिक रूप से अपने पिता विजय रायचौधरी की पिछली गलतियों और आन्या के पिता की मौत में उनके संभावित हाथ के बारे में बात की। उसने आन्या के सामने सारी सच्चाई कबूली और माफी मांगी। आन्या उसके बगल में खड़ी थी, उसका हाथ थामे, दुनिया को ये दिखाती हुई कि वे एक साथ हैं। इस पारदर्शिता ने आरव की छवि को और मजबूत किया, और उसने ये भी साबित किया कि वो अपने पिता जैसा नहीं था। जानवी रायचौधरी भी इस पूरे सफर में आन्या के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने आन्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया और आन्या ने भी उन्हें अपनी माँ जैसा प्यार दिया। आरव और आन्या ने मिलकर अपने परिवार की हर समस्या का समाधान किया। आन्या के भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया और उसकी माँ के इलाज का पूरा बंदोबस्त किया। दोबारा शादी की रस्म और हनीमून की पहली हंसी। आरव जानता था कि उसने आन्या से मजबूरन शादी की थी। वो उसे प्यार, सम्मान और अपनी मर्जी से अपना बनाने का एक और मौका देना चाहता था। इसलिए आरव ने आन्या के लिए एक भव्य शादी की योजना बनाई, ठीक वैसी ही शादी जिसका सपना हर लड़की देखती है। इस बार ये कोई सौदा नहीं था, बल्कि प्यार का एक सच्चा उत्सव था। एक शानदार समारोह में आरव और आन्या ने 7 फेरे लिए। आन्या ने एक खूबसूरत लाल लहंगा पहना था, उसके चेहरे पर असली खुशी और चमक थी। आरव अपने ब्लैक सूट में था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और सुकून था। उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई, मंत्र पढ़े गए और हर रस्म में उनका प्यार साफ दिख रहा था। जब आरव ने आन्या की मांग में सिंदूर भरा, तो आन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी हो आन्या, आरव ने कहा। उसकी आवाज में गहरा प्यार था। और आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरी दुनिया है आरव, आन्या ने जवाब दिया। शादी के बाद आरव और आन्या अपने हनीमून के लिए खूबसूरत आइलैंड पर गए। ये पहली बार था जब वो दोनों खुलकर हंसे, बिना किसी चिंता और डर के। आरव ने आन्या को अपने बचपन के बारे में बताया, अपने अकेलेपन के बारे में। आन्या ने भी अपनी पुरानी बातें साझा की, अपने सपनों के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे को सचमुच जानना शुरू किया। एक शाम वो समुद्र किनारे बैठे थे, सूर्यास्त हो रहा था। आरव ने आन्या का हाथ थामा और उसे अपने करीब खींचा। तुम मेरी ताकत हो आन्या, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरी दुनिया हो आरव, मेरा ब्लैक सूट वाला शेर। एक नई जिंदगी की शुरुआत। आरव रायचौधरी, वो ब्लैक सूट वाला घमंडी सीईओ जो कभी अपनी पॉजेसिवनेस और गुस्से के लिए जाना जाता था, अब किसी एक के लिए पिघल चुका था। सिर्फ एक के लिए, उसकी रानी आन्या के लिए। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, प्यार की जंग। उनकी जिंदगी अब सिर्फ बिजनेस या अंडरवर्ल्ड के खतरों के बारे में नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के साथ एक खुशहाल, सुरक्षित और प्यार भरी जिंदगी जीने के बारे में थी। आरव और आन्या ने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा था और वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। ये अंत नहीं था, ये उनकी कहानी की एक नई खूबसूरत शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां ब्लैक सूट वाला शेर अपनी निर्दोष लेकिन मजबूत रानी के साथ हमेशा के लिए खुश था।